Okay, guys. So, firstly, am I audible? Is the voice clear today? Any issues in the voice? Anything? Are you able to hear me? Okay, good. So, what we'll be discussing today is we'll be continuing what we did earlier, right? We were doing file handling. So, today we're going to continue file handling and we're going to go a bit further in file handling. Like last time we only talked about the character stream in general, right? So today our aim is to go beyond that. We only introduced what byte stream was. Today we're going to see how to access files using byte stream as well. Okay, so till now अभी तक किसी को कोई भी अगर डाउट है या कुछ है, so you can ask right now. कोई भी पास्ट उसका क्लास का भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, आपको आज एक प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है? सो यू विल बी ऑफिशियली स्टार्टिंग विथ योर फर्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ठीक है, इन दिस वीक, विच यू कैन ऑब्वियसली शो टू योर फ्रेंड्स, एडेड इन योर सीवी, ठीक है? सो वील बी स्टार्टिंग विद अ प्रोजेक्ट एज वेल. ओके, असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन में बताना क्या करना. ओके, सो एज फार एज आई रिमेम्बर आई हैड गिवन यू अ क्वेश्चन जिसमें आपको एक टेक्स्ट फाइल बनानी थी, ठीक है? सपोज उसका नाम है abc.txt, ठीक है? इसके अंदर आपको एक पाथ लिखना था. क्या लिखना था? पाथ, ठीक है? मान लो सी यूजर्स डेस्क जो भी एक्स वाई जेड डेस्कटॉप, ठीक है? कुछ भी एक ऐसा पाथ लिखना था, राइट? और आपको क्या करना था? आपको फाइल रीडर की मदद से इस वाली फाइल को ओपन करना था, ठीक है? और इस पाथ को रीड करके प्रिंट करना था. दिस वॉज योर पार्ट ए, फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट क्या था कि आपको इसमें एक पाथ नहीं लिखना है, इसमें बहुत सारे पाथ लिखने हैं, दो तीन, ठीक है? मान लो दूसरा पाथ है सिर्फ सी यूजर्स, ठीक है? आपका तीसरा पाथ है मान लो सी यूजर्स XYZ स्लैश डॉक्यूमेंट्स, और आपको प्रिंट करने थे ये सारे पाथ्स एक एक लाइन में एज इट इज. बस यही था आपका क्वेश्चन. ये आपके दो पार्ट्स थे. एक पार्ट में आपको सिर्फ एक पाथ प्रिंट करना था और एक सेकंड पार्ट में आपको मल्टीपल पाथ्स को प्रिंट करना था, राइट? ये ऐसे ही हो गए थे. बट वन थिंग विच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज कि जब आपका प्रोजेक्ट डिस्कशन आएगा, सो आई कम टू दैट. व्हाट आई वांटेड यू टू थिंक अबाउट वाज दैट कि हम जब फाइल को रीड करते हैं, राइट? सो मान लो आपकी फाइल कुछ इस तरीके की है, हेलो वर्ल्ड, और इसके नीचे लिखा हुआ है मान लो माय नेम इज साहिल, ठीक है? मान लो ऐसी ही आपकी कोई फाइल है, करेक्ट? सो आप खुद सोचो, इसके अंदर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड हो रहा होगा, राइट? हेलो HELLO, फिर एक स्पेस, फिर WORLD, ठीक है? इसके बाद यहां पे कुछ तो हुआ होगा ना, यहां पे एक अननोन कैरेक्टर आया होगा, ठीक है? जिसको कहते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है? जिसने बेसिकली लाइन को चेंज किया होगा. फिर आया होगा M, फिर Y, फिर स्पेस. सो व्हाट आई वांटेड यू टू डू, लाइक मे बी शायद किसी ने किया हो कि इस कैरेक्टर का कोई कोड होगा, राइट? आई थिंक इसका कोड 10 होता है, इसका कोड 10 होता है. सो आपको, मतलब अगर किसी ने किया हो, वैसे तो आप इसको ऐसे ही प्रिंट कर सकते हो. आप इस कैरेक्टर की मदद से अलग अलग पार्ट्स को सेपरेट कर सकते थे. जैसे कि आज जब हम बात करेंगे ना प्रोजेक्ट की, तब मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा. सो इसमें सीन ये होता है कि मान लो आपको ये जो कैरेक्टर है, मैं बोलूंगा कि ऐसे बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, और मैं आपको बोलूं प्रिंट द सेकेंड पाथ, प्रिंट ओनली द सेकेंड पाथ, डोंट प्रिंट ऑल द पाथ्स, प्रिंट द सेकेंड पाथ इन द मल्टीपल पाथ्स. तब क्या करते हैं अमित? तब ये करते, आप चेक करते कि जब दो बार, अगर मैं आपको सेकंड पाथ प्रिंट करना है, राइट? तो एक पाथ हुआ होगा, एक न्यू लाइन कैरेक्टर आया होगा और सेकंड पाथ आ गया होगा. तो उस केस में आपको लॉजिक ये लगाना था कि अगर मैंने एक न्यू लाइन कैरेक्टर देख लिया है तो उसके बाद आने वाला पाथ, ठीक है, जिसके बाद न्यू लाइन कैरेक्टर दूसरा आएगा, उसके बीच में जो पाथ होगा वो होगा सेकंड पाथ.
तो आपको ये चेक करना था कि फर्स्ट जब आपको 10 ASCII मिले और सेकंड जब आपको 10 ASCII कोड मिले, मतलब कंसेक्यूटिवली 2 न्यू लाइन के बीच में एक पाथ होगा, राइट? तो इस लॉजिक की मदद से आप इंडिविजुअल पाथ्स को भी प्रिंट कर सकते थे। समझ आया कुछ अमित? दिस वॉज वन लॉजिक दैट यू कुड हैव थॉट ऑफ, लाइक इन जनरल, कि हम जैसे प्रिंट कर रहे हैं, है ना, rather than just blindly printing it. So this was another thing which you could have thought of. ठीक है, so now let's begin with today's class. आज इसको ट्राई करना, ठीक है? What I want you to do is create a file called abc.txt जिसके अंदर 10 पाथ्स होंगे या 10 लाइनें होंगी, पाथ भी छोड़ो, 10 लाइनें होंगी, ठीक है? कुछ भी लिख दो इनमें। लाइन 1 में लिख दो दिस इज लाइन 1, ठीक है? लाइन 2 में लिख दो दिस इज लाइन 2, ऐसे ऐसे लिखते लिखते एंड में लिख दो दिस इज लाइन 10। और आपका प्रोग्राम पता है क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ लाइन 3 प्रिंट करनी है, प्रिंट लाइन 3। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आज अटेम्प्ट करना। कैसे करोगे? इस न्यू लाइन वाले कैरेक्टर की मदद से। एज फार एज आई रिमेंबर इसका ASCII कोड 10 होता है, इसको आप चेक कर लेना, ठीक है? वैसे 10 ही होता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विथ टुडेज क्लास, ठीक है, which is also about file handling, but we will be studying more about file handling, right? So सबसे पहले लास्ट क्लास तक हमने बात कर ली थी कि हम लोग जब टेक्स्ट फाइल की बात करते हैं तो जावा में टेक्स्ट फाइल को हैंडल करने के लिए वी हैव अ फाइल रीडर एंड वी हैव अ फाइल राइटर, है ना? रीडर का काम होता है रीड करना, राइटर का काम होता है राइट करना, ठीक है? और ये फाइल रीडर फाइल राइटर सिर्फ टेक्स्ट फाइल के लिए अलग से जावा ने दिए। क्यों? क्योंकि ये एक बार में 2 बाइट यानी कि पूरे कैरेक्टर को ही कैरेक्टर स्ट्रीम में से उठा सकते हैं, इसीलिए अलग से सिर्फ टेक्स्ट के लिए आपको फाइल रीडर और फाइल राइटर मिले हुए हैं। सो लास्ट क्लास में हमने कैरेक्टर स्ट्रीम को रीड कैसे करते हैं पढ़ लिया है, राइट? सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि फाइल में राइट कैसे करते हैं टू अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है? अभी हम टेक्स्ट फाइल तक ही हैं, अभी हम आगे जनरल फाइल्स में जाएंगे, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू राइट ऑन अ टेक्स्ट फाइल, सो लेट्स सी हाउ दैट हैपेंस। सो फाइल राइटर को हम नॉर्मली फाइल रीडर की तरह बनाते हैं, ठीक है? फाइल रीडर जैसे बनाते थे वैसे ही हम एक फाइल राइटर बना सकते हैं। फाइल राइटर इज नथिंग बट अ क्लास, तो आप ऐसे नाम लिख के इसका कोई नाम दे दो, इज इक्वल टू न्यू फाइल राइटर। अब फाइल राइटर के अंदर क्या जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन, राइट? सो फाइल राइटर का जो कंस्ट्रक्टर है इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यूजुअली मैंने आपको बोला है अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है कि आप इसके अंदर वो पर्सनल असिस्टेंट भेजो, फाइल जो हैंडल है, राइट? जैसे हमने यहाँ पे पहले ही ऊपर एक फाइल बना रखी होगी, इज इक्वल टू न्यू फाइल, और इसके कंस्ट्रक्टर को क्या देंगे? पाथ, कि वो फाइल है कहां पे। इससे क्या होगा? एक फाइल नाम का पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगा जो लगातार उस फाइल को देखता रहेगा, जो मैंने पाथ बताया है उस पे जो फाइल है उसको देखता रहेगा। ये एक पीए बन जाएगा, जो कमांड मैं इसको दूंगा वो इसमें कर देगा। सो मैंने एक राइटर बनाया है और राइटर को बोला है पीए से बात कर, फाइल से बात कर, ठीक है? अब ये ध्यान रखना कि जब मैं फाइल में राइट करता हूं ना, ठीक है, अब इसमें राइट करना बहुत आसान है, बस मैं लिख दूंगा आउट डॉट राइट और इसके अंदर लिख दो जो भी तुम्हें लिखना है, ऐसे स्ट्रिंग पास कर दो, लिख देगा ये, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके बाद क्लोज कर देना फाइल को, स्ट्रीम को। सो दिक्कत तो कोई नहीं है, बहुत ही इजी है ये तो, बस 3 लाइन का ही कोड हो गया, है ना? बेसिकली राइट डॉट राइट फंक्शन को कॉल कर दिया। लेकिन अब ना थोड़ा सा एक बात सोचो, ठीक है? जब मैं लिखूंगा आउट डॉट राइट, ठीक है, मान लो ये फाइल स्टार्टिंग में खाली है, खाली पड़ी हुई है, और मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है? तो यहां लिख देगा हेलो। मान लो कल को एक और प्रोग्राम ने मेरी फाइल खोली और उसने कहा आउट डॉट राइट XYZ, तो नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा? हेलो के बाद आ जाएगा XYZ, लेकिन नहीं होता। पता है क्या है? ये पूरा कंटेंट उड़ जाता है, फाइल इरेज हो जाती है और सिर्फ XYZ लिखता है। बेसिकली पुराने कंटेंट पे ओवरराइट होता है। सो बेसिकली ये जो हेलो है ना, उस पे ओवरराइट हो जाएगा XYZ। ऐसा क्यों होता है? तो क्वेश्चन इज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी फाइल होती है ना, जब भी हैंडल मिलता है फाइल राइटर का, फाइल राइटर क्या है?
जैसे हम राइट करते हैं तो हम लोग पेज के लेफ्ट टॉप लेफ्ट से शुरू करते हैं और लिखना शुरू करते हैं, है ना, नॉर्मल ह्यूमन ऐसे लिखता है। सो जावा भी वैसे ही करता है। फाइल राइटर का पेन जो होता है ना, सबसे पहले टॉप लेफ्ट पे चला जाता है और वो यहीं से लिखना शुरू कर देता है, तो ओवरराइट करने लगता है, पुराने कंटेंट को ओवरराइट करने लगता है। ठीक है। सो सर इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आपको क्या करना होता है, आप क्या बोलो, आप इसको बोलो कि भाई तू ना अपेंड कर, तू फाइल को अपेंड कर। अपेंड का मतलब क्या होता है कि पहले जो लिखा है उसको छोड़ दे, उसके आगे लिखना शुरू कर, उसके आगे जोड़ दे, उसके आगे अपेंड कर दे। ठीक है। सो जब हम लिखते हैं ना आउट डॉट राइट, तो इसी के साथ आपको एक ऑप्शन मिलता है अपेंड करने का। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। सो कमिंग बैक, ये जो कंस्ट्रक्टर मैंने बताया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, यहां पे मैं करता क्या हूं, यहां पे मैंने एक नया राइटर बनाया है। ठीक है, यहां पे मेरा राइटर कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब इसका काम है बस लिखना, आउट डॉट राइट करना। ठीक है। सो जब मैंने फाइल राइटर बनाया ना, तो मेरे पास फाइल राइटर बनाने के कई तरीके हैं। लेट्स सी कि वो तरीके क्या क्या हैं, कंस्ट्रक्टर कौन से अवेलेबल हैं। सो ये वाला कंस्ट्रक्टर तो अभी यूज किया है, जिसके अंदर मैं एक पीए भेजता हूं, एक फाइल भेजता हूं, एक पीए भेजता हूं। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें मैं पीए भेजूंगा, और ये क्या है, मैं एक बुलियन भेजूंगा, एक बुलियन यानी कि एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू, यानी कि एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू। ये पता है क्या है, ये बताता है कि भाई अपेंड करना है या नहीं करना है। तो अगर आप ऐसा कुछ लिख दोगे ना, यहां पे ट्रू मतलब अपेंड करना है, अगर कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, तो मतलब कुछ नहीं लिखना है। ठीक है। थर्ड वाला आप छोड़ दो, अभी आपके फाइल डिस्क्रिप्टर कोर्स का नहीं है। ठीक है। इसके अलावा आप फाइल का नाम डायरेक्टली लिख भी सकते थे कोट्स के अंदर। ठीक है, पीए ना भेज के आप सीधा वो कोट्स के अंदर स्ट्रिंग पास कर सकते थे फाइल की, और स्ट्रिंग के साथ आप अपेंड बुलियन भी फाइल पास कर सकते थे। सो फर्स्ट टू एंड लास्ट टू आर बेसिकली सिमिलर, द डिफरेंस इज ऊपर पीए भेज रहा हूं, नीचे फाइल का सीधा नाम भेज रहा हूं। और मैंने बोला है कि गुड प्रैक्टिस इज पीए भेजना, मतलब पर्सनल असिस्टेंट, यानी कि फाइल भेजना, वो हैंडल भेजना। राइट। सो सिंपल है, अगर मुझे अपेंड करवाना है तो मैं यहीं पे मेंशन कर दूंगा कंस्ट्रक्टर के साथ। जब मैं बनाऊंगा ना न्यू, जब मैं ऐसा कुछ लिखूंगा ना कि फाइल राइटर इज इक्वल टू न्यू फाइल राइटर, है ना, तो यहां पे तो मैंने फाइल भेजी थी, वो बंदा भेजा ही था जो मैनेज कर रहा है उस फाइल को, साथ में एक ट्रू भेज दिया अपेंड के लिए। ठीक है। सो दैट इज as easy as it gets to write in a text file, है ना। ओके, सो एक सैंपल कोड देखते हैं, ठीक है, कि कैसे राइट करते हैं। सो यहां पे एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, मैंने एक राइटर बनाया, यहाँ पे फाइल का नाम मेंशन्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप फाइल भी भेज सकते हो, कुछ भी तरीके, मैंने बोला है ना कंस्ट्रक्टर बनाने के सारे तरीके अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे आप अपना नॉर्मल ऊपर फाइल बना के भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैंने इस कोड, इस लूप में देखो क्या हो रहा है, इस लूप में हम जीरो से लेके स्ट्रिंग की लेंथ तक जा रहे हैं। बेसिकली मैं स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहा हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एक एक कैरेक्टर को, और मैं क्या कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ उस कैरेक्टर को। सिंपल सी बात है। बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, मैंने एक फाइल बना ली है जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को रीड करके राइट करता हुआ जा रहा हूं, मतलब कि उस फाइल के अंदर क्या आ जाएगा, फाइल हैंडलिंग इन जावा यूजिंग फाइल राइटर एंड फाइल रीडर। बेसिकली इस टेक्स्ट को मैं उस फाइल में लिख रहा हूं, और एंड में क्या किया, बस फाइल बंद कर दी। क्यों, मैंने बोला था ताकि रिलीज हो जाए, ताकि रिसोर्सेज रिलीज रीएलोकेट हो सके, रिलीज हो जाए, इसीलिए हमें क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइल को। ठीक है, तो इसके बाद आपकी स्ट्रीम भी क्लोज हो जाएगी, एंड दैट इज इट। ठीक है, तो दैट इज एज इजी एज इट गेट्स टू यूज अ फाइल राइटर। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड एंड स्टार्ट विथ बाइट स्ट्रीम। अब हमारा कैरेक्टर्स का गेम इज ओवर। ठीक है, सो पहले मैं एक बात करता हूं आपसे, ठीक है, बाइट स्ट्रीम पे डिस्कशन करते हैं। वैसे तो हमने लास्ट टाइम की थी इस पे डिस्कशन, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बाइट स्ट्रीम। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज बाइट स्ट्रीम। बाइट स्ट्रीम कुछ नहीं होती, जैसे कैरेक्टर स्ट्रीम पढ़ी थी ना, कैरेक्टर स्ट्रीम में बस क्या होता था कि स्ट्रीम में क्या होता था कि आपके पास एक फाइल होती है विच इज द सोर्स, मतलब यहां पे डेटा है, फिर आपके पास एक प्रोग्राम होता है,
ठीक है, विच इज द डेस्टिनेशन। ठीक है, प्रोग्राम जो होता है दैट इज द डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन पे डेटा लाना है, कैसे आएगा? स्ट्रीम के साथ आएगा, राइट? एक फ्लो में आएगा डेटा, एक बार में उठ के नहीं चला जाता, फ्लो करता है डेटा। ठीक है, बाइट बाय बाइट। सो दिस बाइट बाय बाइट फ्लो ऑफ डेटा इज द स्ट्रीम। अब मैंने फिर बोला था स्ट्रीम में कैरेक्टर स्ट्रीम होती है जिसमें क्या होता है 2 बाइट एक बार में जाती है, और दूसरी होती है नॉर्मल बाइट स्ट्रीम। इसमें क्या होता है 1 बाइट एक बार में जाती है ना? अब कैरेक्टर स्ट्रीम तब यूज करते हैं जब ये जो सोर्स है ना ये एक .txt फाइल हो, तब तुक बनता है कैरेक्टर स्ट्रीम को यूज करने का। बिकॉज इन दैट केस वी आर रीडिंग कैरेक्टर्स, सो आई नो कि मुझे 2 बाइट एक बार में भेजने से पूरा कैरेक्टर एक बार में चला जाएगा, इसलिए वी हैव अ सेपरेट कैरेक्टर स्ट्रीम। वरना बाइट स्ट्रीम से भी तो मैं वो काम कर सकता था, बस 2 बाइट भेजनी है एक बार में, 2 स्ट्रीम के 2 बंदे उठाने हैं रीड करने के लिए। मतलब बाइट स्ट्रीम से तो काम हो जाता, फिर भी मैंने कैरेक्टर स्ट्रीम लिया है कि यार चलो टेक्स्ट फाइल्स को हैंडल करने के लिए सेपरेट स्ट्रीम हो गई, इजियर मेथड हो गया। सो बाइट स्ट्रीम में क्या होता है, वी ट्रांसफर 1 बाइट एट अ टाइम। ठीक है, वी ट्रांसफर 1 बाइट एट अ टाइम, 1 बाइट यानी कि 8 बिट्स। ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब होता क्या है कि अब आपकी सोर्स टेक्स्ट फाइल हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बाइट्स तो भाई हर फाइल ही बाइट्स ही तो है। अब आपने कोई गेम डाली हुई है, मान लो काउंटर स्ट्राइक, काउंटर स्ट्राइक की जो प्रोग्राम है उसमें जो डेटा है वो कोई ऐसा कोई सेपरेट नई चीज थोड़ी है, दैट इज इवेंचुअली जीरोस एंड वंस, दैट इज नथिंग बट बाइट्स। कंप्यूटर को तो बस यही समझ आता है ना। सो मैं एक एक करके यहां से बाइट बाय बाइट इस प्रोग्राम का डेटा अपने प्रोग्राम में ले, सोर्स से डेटा अपने प्रोग्राम में ले सकता हूं जस्ट बाय ट्रांसफरिंग बाइट बाय बाइट। सो मेरे पास एक बार सारी बाइट्स आ जाएंगी यहां से यहां पे, तो मैं कहूंगा मेरे पास सारा डेटा आ गया। सो बाइट स्ट्रीम अलाउज अस टू टेक कंटेंट फ्रॉम एनी प्रोग्राम, फ्रॉम एनी सोर्स, सॉरी, टू आवर प्रोग्राम। ठीक है, डू यू हैव एनी डाउट्स इन बाइट स्ट्रीम और आर यू क्लियर? टेल मी इन चैट, चैट में बता दो एक बार। ठीक है, क्योंकि अगर तुम क्लियर हो बाइट स्ट्रीम से, सो वी कैन गो अहेड एंड स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू यूज बाइट स्ट्रीम इन जावा। आर यू क्लियर? हाँ अनुर, यहां पे डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला ना कैरेक्टर स्ट्रीम में सिर्फ कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन बाइट स्ट्रीम में कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ, चाहे कोई भी टाइप का डेटा हो, डेटा इवेंचुअली कंप्यूटर के लिए क्या होता है, बाइट्स ही तो होता है। कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि आपने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, कंप्यूटर के लिए तो वो बिट्स बाइट्स ही है ना, बिट्स एंड बाइट्स। उसको तो सिर्फ 0 और 1 आता है ना, तो उसके लिए तो वैसे ही सब कुछ बाइट्स है। सो बाइट स्ट्रीम से मैं कुछ भी एक्सेस कर सकता हूं, क्योंकि बाइट स्ट्रीम इज द, समझ लो, मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो बाइट स्ट्रीम से तो मैं कुछ भी ले सकता हूं। हाँ राघव, कैरेक्टर भी कर सकते हो, क्योंकि कैरेक्टर्स भी तो इवेंचुअली बाइट्स ही हैं। कैरेक्टर्स भी तो बाइट से ही बने हैं। कितने बाइट्स हैं? 2 बाइट्स हैं। तो मुझे कैरेक्टर स्ट्रीम की जरूरत इसलिए पड़ी थी राघव, बिकॉज मुझे पता था कि कैरेक्टर्स 2 बाइट्स के लिए हैं, तो एक एक बाइट लेने से अच्छा है, मोर एफिशिएंट होगा ना कि अगर मैं एक ही बार में किसी तरह 2 बाइट्स ही ट्रांसफर कर पाऊं, है ना, ताकि मैं मोर, बेसिकली मोर एफिशिएंट हो जाए ना टेक्स्ट फाइल्स को डील करना। टेक्स्ट फाइल्स के लिए ही बनाया गया था वो, क्योंकि उसमें तो कैरेक्टर्स ही होंगे ना सिर्फ, है ना। ओके, so now I hope no one else has doubt, so I'm going to start with byte stream. ठीक है, सो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब सुनो, बाइट स्ट्रीम में मैंने बताया था ना, फाइल में कैरेक्टर स्ट्रीम में रीड कर और राइट कौन करता है? मेरा फाइल रीडर, फाइल राइटर। अब तो भाई बाइट स्ट्रीम है, तो फाइल रीडर राइटर तो नहीं चलेंगे, क्योंकि वो तो कैरेक्टर के लिए थे। तो बाइट स्ट्रीम के लिए मेरे पास अवेलेबल है बंदे, फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम अब तुम सोच ही चुके होगे क्या करेगा, वो रीडिंग करेगा, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगा? राइटिंग करेगा। बाइट रीड करनी है कहीं से तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, बाइट राइट करनी है कहीं पे तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये 2 क्लासेस जावा ने दी हैं तुम्हें करने के लिए। ये देखो, इसी की मैं बात कर रहा था कि कोई भी प्रोग्राम हो वो इवेंचुअली तो सिर्फ क्या होता है, जीरोस एंड वंस, और जो प्रोग्राम तुम बना रहे हो वो भी इवेंचुअली क्या होगा, जीरोस एंड वंस। तो अगर मान लो मुझे इस जगह से कंटेंट कॉपी करके एक नई जगह पे डालना है, मतलब तुम
जैसे देखते हो ना पायरेटेड सीडीज मिलती हैं गेम्स की, वो क्या करते हैं, वो एक जगह से बाइट्स रीड करते हैं ओरिजिनल गेम की और उसको राइट कर देते हैं अपने प्रोग्राम में, और फिर उस प्रोग्राम की सीडी बना के तुम्हें बेच देते हैं। वो बाइट बाय बाइट इसको देखो एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब सब बिल्कुल क्लियर हुआ कि बाइट स्ट्रीम क्या है। और ये बीच में बाइट स्ट्रीम क्लास है तुम्हारी इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम है, जो फाइल इनपुट स्ट्रीम रीड करवा रहा है और फाइल आउटपुट स्ट्रीम यहां राइट करवा रहा है। ठीक है, क्लियर? ओके, सो यही मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि इनपुट स्ट्रीम इज यूज्ड टू रीड एंड आउटपुट स्ट्रीम इज यूज्ड टू राइट। अब ये देखो, एक्चुअली ना इसमें भी इनहेरिटेंस हो रखी है। बात ये है कि मेरे पास दो स्ट्रीम्स होती हैं, एक होती है इनपुट स्ट्रीम और एक होती है आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, एक बार इसको मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो, जावा ने बोला है दो ही काम कर सकते हो, या तो इनपुट या तो आउटपुट, है ना। अब इनपुट स्ट्रीम में सारे इनपुट आ जाते हैं। भाई अभी तो हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ फाइल की, लेकिन फाइल के अलावा भी तो बहुत सारे इनपुट्स होते हैं। कीबोर्ड वाला इनपुट भी तो एक इनपुट है। हम अभी सिर्फ फाइल वालों की बात कर रहे हैं। तो जावा ने ना ये नहीं देखा था कि मैं फाइल के लिए बनाऊंगा, मैं इसके लिए बनाऊंगा, जावा ने सीधा एक इनपुट ही बना दिया। फिर उस इनपुट से मैंने बहुत सारे इनपुट बनाए, जिसमें से कोई एक है फाइल का इनपुट। उसी तरह आउटपुट बहुत सारे होंगे और उसमें से कोई एक है फाइल का आउटपुट। So this is a clear case of inheritance, guys. So this file input stream is nothing but a child of input stream. File output stream is nothing but a child of output stream. याद है मैंने is a वाला कॉन्सेप्ट बताया था, देखो कितना मैच कर रहा है। फाइल इनपुट स्ट्रीम is a input stream, बिल्कुल। फाइल आउटपुट स्ट्रीम is a output stream, जो है ही सच ही है। सो ये वैलिड है, परफेक्टली वैलिड है ये तो। सो दिस इज ऑल राइट। ठीक है, सो इसी तरीके की यही हायरार्की यहाँ पे टेढ़ी करके दिखाई हुई है कि इनपुट स्ट्रीम में देखो ऊपर एक टाइप है फाइल इनपुट स्ट्रीम, और भी बहुत सारे इनपुट्स हैं आपके पास। आउटपुट स्ट्रीम में भी एक टाइप है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, फर्दर इसके अंदर आज हम ये भी देखेंगे, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम और बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, इसको भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? शैल आई गो अहेड? मेरे को एक बार चैट में बता दो, देन ओनली आई कैन प्रोसीड अहेड। ओके ओके, गुड। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, ठीक है, फाइल इनपुट स्ट्रीम। सो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या है? मैंने अभी तक क्या बताया फाइल इनपुट स्ट्रीम के बारे में? मैंने तुम्हें बस इतना बताया कि फाइल इनपुट स्ट्रीम किसी भी बाइट स्ट्रीम में से रीड करने के लिए, जैसे फाइल रीडर था ना, फाइल रीडर का भाई है फाइल इनपुट स्ट्रीम, बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है? फाइल रीडर कैरेक्टर रीड करता है, फाइल इनपुट स्ट्रीम पूरी की पूरी बाइट रीड करता है। ठीक है, अब द थिंग इज हाउ डू वी मेक अ फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, सो ऐसा करते हैं, अभी तक जो प्रोग्राम लिखा था ना, सो आज मेरा इंटेलिजे नहीं चल रहा है, इसलिए मैं दूसरा एक यूज कर रहा हूं। ठीक है, इसका नाम है इंटेलिजे। ये तुम्हारे एंड्रॉइड स्टूडियो जब तुम पढ़ोगे तब इसी टाइप का एक यूज करेंगे। सो आज फर्क नहीं पड़ता ज्यादा कि कौन सा आप आईडीई यूज करोगे। ठीक है, मेरा थोड़ा इक्लिप्स खराब हो गया है, सो दैट्स व्हाई आई विल बी यूजिंग दिस वन। सो इट डजंट मैटर, ठीक है, बिकॉज वी विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट द कोड राइट नाउ। ये देखो, एक ये फाइल है मेरे पास input.txt, ठीक है, जिसके अंदर लिखा है दिस इज हेलो वर्ल्ड। अब मैंने क्या किया, सबसे पहली लाइन में मैंने बंदा बना लिया इनपुट को देखने वाला। ठीक है, बंदा बन गया, मेरे पास एक पर्सनल असिस्टेंट अवेलेबल है। अब मैं, अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं फाइल रीडर यूज कर रहा था इस टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं वही काम करूंगा लेकिन फाइल इनपुट स्ट्रीम से। भाई चल जाना चाहिए, क्यों चल जाना चाहिए? क्योंकि कैरेक्टर भी तो बाइट ही होता है। जो काम फाइल रीडर कर सकता है वो मेरा फाइल इनपुट स्ट्रीम तो कुछ भी रीड कर सकता है ना, क्योंकि वो तो बिल्कुल बाइट ही रीड कर लेता है। वो तो सबसे छोटी से छोटी चीज रीड कर लेता है जो बाइट होती है, तो उसके लिए कैरेक्टर रीड करना कोई मुश्किल नहीं है। सो अब ना वही प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन आज हम लिखेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम से, फाइल रीडर से नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो मैंने एक फाइल इनपुट स्ट्रीम बनाई है। ठीक है, सो इसको मैं क्या दूंगा, मेरा पर्सनल असिस्टेंट। अब
ये कह रहा है कि यहाँ पे ना एक गलती हो सकती है, ये मेरे को बता रहा है कि यहाँ पे ना एक गलती हो सकती है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो सकता है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो मैं रीड कर रहा हूं वो शायद फाइल हो ही ना सिस्टम के पास। तो मैंने कहा यार सही बात है, तो मेरे को ना ट्राई और कैच लगा लेना चाहिए, है ना, ताकि अगर रन टाइम पे कुछ हो तो मैं उसे एक्सेस कर सकूं। ठीक है, क्या लिखूंगा, एरर हैपेंड। अगर कुछ गलती हो जाती है रन टाइम पे तो मैं लिख दूंगा एरर हो गया भाई, है ना। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, बिल्कुल जैसे हम अभी तक रीड करते हुए आए थे गाइस। ठीक है, एक इंटीजर बनाया था, फिर एक वाइल के अंदर स्टेटमेंट लिखवाई थी, इन डॉट रीड। इसके पास भी सेम फंक्शन है भाई, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। प्रिंट क्या करूंगा मैं, कैरेक्टर ऑफ सी। क्यों, क्योंकि सी एक इंटीजर है, सी क्या है, उसका एस्काई कोड है। ठीक है, और फिर मैं एंड में करूंगा, मैं चेक करूंगा कि भाई इसको बंद करूंगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि मैंने ये क्यों किया है। ठीक है, इसको ऐसे करता हूं, अभी रुको, वो नल वाला मैं तो बाद में बताता हूं। ठीक है, सो लेट्स रन दिस। ये देखो, ये क्या प्रिंट हो गया, कंटेंट। बिल्कुल सेम कोड है जो हम पहले कर चुके हैं। फर्क क्या हुआ, इस बार रीडर नहीं कर रहा वो काम, इस बार वो काम कर रहा है मेरा इनपुट स्ट्रीम वाला बंदा। फर्क क्या है पता है, पता है अब इसकी फंक्शनैलिटी में फर्क बताऊं क्या हो रहा है। ये देखो फर्क पता है कहां पे आ गया, फर्क यहां पे आ गया। ये रीडर है, ठीक है, फाइल रीडर जो था ना, फाइल रीडर, ये उसका काम है। मान लो यहां हेलो लिखा था, फाइल रीडर भेजता था एच, फिर वो भेजता था ई, फिर वो भेजता था एल, फिर एल, फिर ओ। इनपुट स्ट्रीम वाला पता है क्या भेजता है, इनपुट स्ट्रीम वाला मेरा बंदा पता है क्या भेजता है, इनपुट स्ट्रीम वाला भेजता है बाइट बाय बाइट। इट विल सेंड 1 बाइट। यानी कि सबसे पहले एच की जगह वो पता है क्या भेजेगा, इसका एस्काई, जो भी 80 या कोई नंबर होगा, ऐसे ऐसे एक एक, क्योंकि इंटीजर तो भेज सकता है ना, वो इसको भेजेगा बाइट्स में कपल करके। समझ रहे हो, एक एक बाइट। यहां पे दिस कैरेक्टर इज नथिंग बट 2 बाइट्स, राइट। बट इनपुट स्ट्रीम को थोड़ी पता है कि वो जो रीड कर रहा है वो एक कैरेक्टर ही होगा। यहां पे तो श्योरिटी थी कि कैरेक्टर होगा, और ना होता तो क्या होता, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। याद है बताया था एक एक्सेप्शन होती है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। यहां पे इसको पता ही नहीं है ना कि क्या आ रहा है, तो वो तो अज्यूम कर ही नहीं रहा कि टेक्स्ट है, वो तो अज्यूम कर रहा है बाइट आने वाली है 0 या 1। सो वो एक एक करके इस हेलो का कुछ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, 0 0 0 1 0 1 0 1 ऐसा कुछ, वो एक एक करके उस इंटरप्रिटेशन को भेज रहा है। यहां पे वर्किंग में फर्क आ गया। यहां पे एक एक बाइट, एक्चुअली वो जो कंप्यूटर के अंदर की बाइट बिट है ना, ऐसे, तो 8 बिट्स एक बार में जा रही हैं, यानी कि एक बाइट एक बार में जा रही है। समझ आई, फंक्शनैलिटी क्लियर है। ये इंटरनल फंक्शनिंग में फर्क है। तुम सोचोगे कि आउटपुट तो सेम है ना, लेकिन वो अलग है। यस गुंजन, इनपुट स्ट्रीम डेफिनेटली बहुत कम एफिशिएंट है, और इनपुट स्ट्रीम की एफिशिएंसी की बात हम इस लेक्चर के एंड में करेंगे, बहुत मतलब इससे तो थोड़ी डेप्थ में ही बात करेंगे। ठीक है, सो वेट टिल द एंड ऑफ द क्लास, आ रहा है वो एक टॉपिक आएगा। ठीक है, निशांत, ओके ओके, प्लीज की कोई बात नहीं है, बिल्कुल करेंगे यार। मैंने बोला कि अभी तक जो हम करते थे ना, मान लो फाइल रीडर यूज कर रहा हूं मैं, मैंने कहा भाई इनपुट स्ट्रीम मैं यूज ही नहीं कर रहा, मैं तो फाइल रीडर यूज करूंगा मैं तो, क्योंकि मेरे को जावा ने अलग से दिया है। फाइल रीडर पता है क्या करता है, फाइल रीडर को पता है कि इसके अंदर एक कैरेक्टर होने वाला है। फाइल रीडर को पक्की बात है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ डॉट टीएक्सटी के लिए बना है। तो उसको पता है कि यहां पे जो बंदा बैठा है ना, जो वो रीड करेगा वो 200% 2 बाइट का कैरेक्टर ही है। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर्स इन जावा आर ऑफ 2 बाइट्स। उसको पता है 2 बाइट भेजनी है, तो वो डायरेक्टली 2 बाइट भेजता है। वो पहले एच भेज देता है, एच या एच का मान लो एस का ही भेज देता है, क्योंकि हम इंटीजर रीड कर रहे हैं, उसको पता है, तो वो डायरेक्टली कैरेक्टर्स को सेंड करता है। ऑन दी अदर हैंड, जो
इनपुट स्ट्रीम है ना, फाइल वाला, फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है तुम्हारे पास, इसको थोड़ी पता है कि यहाँ पे डॉट टीएक्सटी ही होगी, इसको गारंटी नहीं है ना, ये तो जनरल है, दिस इज जनरल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फाइल्स। सो ये क्या करता है, ये जब हेलो को रीड करता है ना, तो ये ऐसे डायरेक्टली 2 बाइट्स के अंदर स्ट्रीम्स को पास नहीं करता, इट पासेस 1 बाइट एट अ टाइम। मतलब यार ये देखो, यहां पे ये जो पूरा कंटेंट है इसके अंदर 5 कैरेक्टर है, 2-2 बाइट का एक कैरेक्टर है, मतलब इसके अंदर 10 बाइट्स है, करेक्ट। एच जो है वो खुद 2 बाइट का है, मान लो एच की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी सी है, 0 0 0 0 1 0 0 1 0 कुछ तो होगी। वो क्या करेगा, इसमें से पहले 1 बाइट को भेजेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बाइट एक बार में भेजता है ना, तो वो 1 बाइट भेजेगा, फिर वो इसकी दूसरी बाइट भेजेगा, जब फिर वो उसकी तीसरी बाइट भेजेगा, चौथी भेजेगा, ऐसे ही वो कब तक करता रहेगा, जब तक 10 बाइट्स नहीं भेज देता, यानी कि सारी की सारी फाइल की बाइट्स नहीं भेज देता। जैसे ये यहां पे रिसीव हो जाएगी ना प्रोग्राम के अंदर, फिर मैं इसको यहां पे बिठाता जाऊंगा और इसी को मैं प्रिंट कर रहा हूं। तो मैंने वो 10 बाइट्स को यहां बिठा के प्रिंट कर दिया, और वो 10 बाइट्स बेसिकली क्या ही थी, हेलो ही थी, तो मेरा हेलो ही प्रिंट हो गया। लेकिन फर्क कहां है, फर्क यहां पे भी नहीं है और यहां पे आउटपुट में भी कोई फर्क नहीं है, फर्क है ये बीच के ट्रांजिशन में। यहां एक बाइट, एक एक करके बाइट्स जा रही हैं और उसे नहीं पता कि वो क्या भेज रहा है, वो तो जब प्रोग्राम में आया और मैंने प्रिंट किया तो अच्छा ये तो कैरेक्टर था। लेकिन यहां पे देखो ना, यहां पे डायरेक्टली आई एम डीलिंग विथ द कैरेक्टर्स ओनली, आई एम डायरेक्टली ट्रांसफरिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, ओके निशांत, ठीक है ना। गाइस आर यू ओके विथ इट, एक बार चैट में बताओ, शुड आई मूव अहेड। ओके, ओके। अब फाइल इनपुट स्ट्रीम का कोड भी देख लिया, लेकिन एक बात देखो, मैंने जब फाइल इनपुट स्ट्रीम बनाई तो मैंने यहां लिखा फाइल इनपुट स्ट्रीम, मैं यहां पे एक और चीज लिख सकता था क्या, मैं यहां सिर्फ इनपुट स्ट्रीम भी लिख सकता था, पता है क्यों, क्योंकि इनपुट स्ट्रीम इसका पेरेंट है, ये देखो, ये देख रहे हो, मैं सिर्फ इनपुट स्ट्रीम भी लिख सकता था, रीजन बीइंग कि इनपुट स्ट्रीम इसका पेरेंट, और याद है तब बात करी हुई है इस बात की कि पेरेंट का भी ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड को देखा जा सकता है, चाइल्ड पेरेंट का टाइप बना के चाइल्ड ऑब्जेक्ट को रेफर किया जा सकता है, ये हमने नैरेटिव में बात करी हुई है ना। सो तुम ऐसा भी बना सकते थे, कोई एरर नहीं आएगा, परफेक्ट चलेगा, ठीक है। सो दिस इज फाइल इनपुट स्ट्रीम। अब इसके कुछ मेथड्स देख लो, रीड मेथड तो पता है, नंबर 3 वाला, ठीक है, इसकी डिस्कशन हो गई। क्लोज भी पता है, रिसोर्सेज रिलीज करता है। एक मेथड है फाइनलाइज, याद है मैंने फाइनलाइज की एक मेंशन डाली थी जब मैंने कंस्ट्रक्टर की बात करी थी, मैंने कहा था जैसे कंस्ट्रक्टर होता है वैसे ही एक डिस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर बनाता है, डिस्ट्रक्टर उड़ाता है। फिर मैंने बोला था कि डिस्ट्रक्टर तुम्हें नहीं बनाना, क्योंकि जावा वो काम अपने आप करता है गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस में। सॉरी। सो फाइनलाइज एक मेथड है कि अगर तुम्हें, क्योंकि मैंने बोला तुम्हें नहीं पता कि जावा का गार्बेज कलेक्टर कब आएगा, ठीक है। सो फाइनलाइज एक तरीका डिस्ट्रक्ट, अगर तुम अपने आप से पूरे कनेक्शन फाइल कनेक्शन को क्लीन करना चाहते हो, तुम अभी से ही पूरा इसको इंश्योर करते हो कि डिस्ट्रक्ट हो जाए, तो तुम अपने आप से फाइनलाइज मेथड भी बुला सकते हो, ठीक है। और ये देखो, रीड का ही एक और ओवरलोडेड मेथड है, ठीक है, ये बाइट एरे की अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अभी हम एक एक कैरेक्टर रीड कर रहे हैं ना, अगर मैं एक बार में थोड़े ज्यादा कैरेक्टर्स रीड करना चाहता हूं तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है, इसकी अभी हम बात करेंगे। ये फंक्शन काफी बढ़िया है और ये सॉफ्टवेयर बनाते टाइम तुम्हें काफी काम आएगा। अवेलेबल फंक्शन, एक बार इसको देखते हैं। पता है अवेलेबल फंक्शन क्या करता है, ये अवेलेबल फंक्शन बताता है कि कितनी बाइट्स रीड हो सकती हैं। एक बार देखते हैं कि ये प्रिंट क्या करता है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इट प्रिंट्स, इट प्रिंट्स 18। पता है ये 18 क्या है, एक बार फाइल खोलूं,
एक बार गिनो यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 is the total number of bytes in my program. इसने बताया कि 18 बाइट अभी अवेलेबल है। क्योंकि क्यों इसने बताया, क्योंकि अभी मैंने कुछ रीड नहीं किया है, अभी तो मैंने कुछ रीडिंग शुरू ही नहीं की है। तो अभी कितने रीड कर सकता हूं, पूरा का पूरा 18 बाइट्स, कोई इश्यू नहीं है। अब ये सोचो कि मान लो मैंने कुछ रीड कर लिया, मान लो मैंने इंट सी किया, मतलब सी के अंदर अब क्या आ जाएगा, सबसे पहले वाले का एस्काई, मतलब एक बाइट रीड हो गई है। ये प्रिंट स्टेटमेंट आने से पहले एक बाइट यहां रीड हो गई है। अब देखते हैं क्या आता है। ये देखो 17। क्यों, क्योंकि एक बाइट रीड हो गई है। अवेलेबल अब कितनी है, अब अवेलेबल है 17 बाइट्स। ठीक है, क्लियर विद द अवेलेबल फंक्शन ऑल्सो। ठीक है, so this is the available function. Now we move ahead to file output stream. ठीक है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या है, बिल्कुल सेम, फाइल राइटर फाइल आउटपुट स्ट्रीम, नाम बदल जाएगा बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। और इसमें भी वो जो ट्रांसफर ऑफ रहेगा ना स्ट्रीम, कि वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रांसफर करता है, ये पूरा एक एक बाइट ट्रांसफर करता है, सेम फंक्शनिंग, बस एरो बदल गए। ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन बदल गई, अब हम फाइल में डाल रहे हैं। सो इसका भी हमें कोड लिखेंगे। ठीक है, और यहां भी देखो ध्यान से, आउटपुट स्ट्रीम का भी मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। क्यों, क्योंकि आउटपुट स्ट्रीम इसका पेरेंट था। ठीक है, डिस्कस किया था अभी। सो लेट्स ट्राई दिस आउट नाउ। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू चेंज द सोर्स फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। ठीक है, आउटपुट डॉट टेक्स्ट। अब फाइल इनपुट स्ट्रीम नहीं रहेगा, हमारे पास आएगा एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम। इसका एक नया बंदा बनाएंगे। ठीक है, और इसको दे देंगे पीए, जो उस फाइल को हैंडल कर रहा है आउटपुट की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आउट डॉट राइट। सो व्हाट आई हैव टू राइट ओवर हियर, यहां पे मैं एक फर्क आ जाएगा तुम्हारा फाइल राइटर से। मैंने फाइल राइटर में कहा था ना ऐसे ही कुछ लिख दो चल जाएगा, भाई यहां नहीं चलेगा। ठीक है, यहां क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यार यहां पे तुम्हें पता है तुम कैरेक्टर भेज रहे हो, फाइल राइटर को पता है कि तुम स्ट्रिंग या कैरेक्टर ही भेजोगे, तुम मतलब कुछ वर्ड ही भेजोगे। फाइल राइटर को तो पता है, क्यों पता है, क्योंकि वो तो बनाए कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए। इस बंदे को नहीं पता, क्योंकि ये किसी भी फाइल के लिए बना हुआ है। सो यहां पे तुम एक बार में एक वैल्यू ही भेज सकते हो। कैसे, तो मुझे यहां पे अगर कुछ भेजना है तो या तो मैं यहां पे ऐसे कोई नंबर भेजूं, यानी कि मैं एक एस्का ही भेजनी पड़ेगी मुझे पूरी, ऑप्शन 1। ठीक है, और यहां कर दो इसको क्लोज। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। ठीक है, रन करते हैं इसको। ठीक है, चल गया मेरा प्रोग्राम। अब मैं आउटपुट फाइल खोल के देखता हूं। ये देखो स्मॉल ए लिख दिया। स्मॉल ए क्यों लिखा, क्योंकि मैंने एस्काई भेजी थी। 97 इज दी एस्काई कोड ऑफ स्मॉल ए। मैं एक और तरीके से भेज सकता था, मैं एक कैरेक्टर भी भेज सकता था, सिर्फ एक कैरेक्टर। ठीक है, होता क्या कि इवेंचुअली ये एज कैरेक्टर नहीं जाता, कि तुम सोचो कि सर ये तो कैरेक्टर भेज ही दिया आपने, नहीं, ये पहले कन्वर्ट होता अपने एस्काई में, फिर वो जाता आउटपुट में, और फिर आउटपुट में वो एस्काई रिकन्वर्ट होती कैरेक्टर के अंदर और ए प्रिंट होता। सो अगर अभी भी मैं ऐसे ए भेजूंगा, सो इट इज ए ओनली। और एक और कमाल देख लो, कि अगर मैंने यहां मान लो बी लिख दिया, ये देखो ये हो गया ओवरराइट, ए के ऊपर चढ़ गया। सही है, कोई इशू नहीं ना। तो दिस इज द फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ओके, एक डाउट आया अमित का, एक और कैरेक्टर रीड करवाना था। तो कुछ नहीं होता अमित, उसमें एक और रीड करवाते तो 16 हो जाता अवेलेबल की वैल्यू। ठीक है, कुछ नहीं होता, वो एक और रीड कर लेता बस। ठीक है, ट्राई इट आउट ऑन योर ओन। अवेलेबल का बस उतना ही काम है, वो बस ये बताता है कितना अवेलेबल है अभी बाइट्स रीड करने के लिए। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट अ कोड टू डू व्हाट। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम लिखते हैं। इसके फंक्शन देख लो पहले ही, बिल्कुल सेम फंक्शंस है, तुम देख चुके हो। ठीक है, सो इट इज जस्ट लाइक दैट।
एक ये बाइट एरे की बात हम एंड में करने वाले हैं, सो अभी के लिए मैं इस फंक्शन को छेड़ना नहीं चाहता, ठीक है। सो बाकी क्लियर है तीनों फंक्शंस एज इट इज, है ना, कोई इशू नहीं है। रीडिंग की हमने बात कर ली है, कैसे रीड करते हैं, हमने अभी कोड लिखा था इसका। सो बिफोर वी डिस्कस योर फर्स्ट प्रोजेक्ट नाउ, इसके बाद ठीक है, आई वांट टू राइट अ कोड विथ यू टू कॉपी अ फाइल, ठीक है। कि भाई अगर तुम्हें मान लो एक गेम की सीडी है ओरिजिनल, ठीक है, मान लो तुम्हें उसकी कॉपी बनानी है, ठीक है, और उसे मार्केट में बेचना है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे ऑब्वियसली नहीं करते, ठीक है, बट एक जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, है ना, एक एग्जांपल के लिए। सो मैं क्या करूंगा, इसकी बाइट बाय बाइट कॉपी करके अपने पास रख लूंगा और उसको मैं एक सीडी में डाल दूंगा। बस मेरा काम बन गया, है ना, ये एक सीडी में डाल दूंगा। सो कॉपी ऑफ, मान लो मेरे पास एक दो फाइल्स हैं, एक फाइल है इनपुट डॉट टीएक्सटी, सिर्फ अभी टेक्स्ट फाइल की बात करेंगे, और एक फाइल है आउटपुट डॉट टीएक्सटी। इनपुट डॉट टीएक्सटी के अंदर लिखा हुआ है कुछ, मान लो हेलो। आउटपुट डॉट टीएक्सटी खाली है, मैं चाहता हूं यहां के कंटेंट्स कॉपी हो जाए और इसके अंदर आ जाए हेलो। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट एक बार, ठीक है, कोड के अंदर। सबको क्लियर है कि मैं क्या कोड की बात कर रहा हूं? व्हाट इज द क्वेश्चन? इज एवरीवन क्लियर? ओके। सो देखो, मेरे को दो फाइल्स हैंडल्स चाहिए होंगे, ये ऑब्वियस है। ऑब्वियस क्यों है? क्योंकि एक फाइल देखेगी मेरी इनपुट फाइल को और एक फाइल, एक पीए होगा मेरी आउटपुट फाइल का। तो मैं दो नाम दे रहा हूं, इनपुट फाइल के लिए फाइल इन और आउटपुट फाइल के लिए फाइल आउट, ठीक है। मेरी दोनों फाइल्स मैंने बनाई हुई हैं, तो आई नो वेयर दे आर, ठीक है। तो तुम अपने हिसाब से देना, ठीक है। सो इनपुट फाइल इज इनपुट डॉट टीएक्सटी। एक बार हम चेक कर लेते हैं इनपुट डॉट टीएक्सटी में क्या लिखा है। दिस इज हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है, एंड आउटपुट डॉट टीएक्सटी। सो लेट मी स्टार्ट कॉपिंग इट। पहले मेरे पास क्या चाहिए होगा, एक रीड करने के लिए चाहिए होगा फाइल इनपुट स्ट्रीम। इसको कौन दूंगा? इनपुट का पीए। फाइल आउटपुट स्ट्रीम लिखने वाले के लिए, और इसको कौन दूंगा मैं? इसको मैं दूंगा आउटपुट फाइल का हैंडल, फाइल आउटपुट का पर्सनल असिस्टेंट। अब हम करेंगे रीड पहली वाली फाइल को। रीड कैसे करते थे, याद है ना? रीड तो अब तो बिल्कुल याद ही हो गया होगा, करेक्ट? अभी तक हम ये कर रहे थे। एम आई राइट? अब मुझे प्रिंट नहीं करना है, मुझे बस इसको उठा के अपनी फाइल में डाल देना। तो मैं क्या करूंगा, आउट डॉट राइट, इसको राइट कर दूंगा, और मानो या ना मानो हो गया मेरा प्रोग्राम। दिस इज इट, दिस इज इट, ठीक है, हो गया। नाउ लेट सी माई इनपुट एंड लेट सी माई आउटपुट। ये देखो, इनपुट में भी यही है और आउटपुट में भी यही है, दोनों बिल्कुल एक जैसी, ठीक है। सो दिस इज इट, दैट इज एज इजी, यू कैन इजीली कॉपी टू फाइल्स बाइट बाय बाइट, है ना, कोई इशू ही नहीं है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैश डिफरेंस होता है, समटाइम एरर आता है तो चेंज करने पड़ते हैं। ओके, सो आई एम नॉट दैट श्योर अबाउट इट, बट यूजुअली क्या होता है, इसका काफी रोल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी होता है, ठीक है अमित। लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग तरीके से, जैसे कई, मेरे को याद है एक मिंट ओएस है लिनक्स का, वो डबल स्लैश यूज करता है, डबल ना डालो तो एरर आता है, ठीक है। सो वन इजी वे टू फिगर आउट कि आपका कंप्यूटर पाथ्स को कैसे देखता है इज टू डायरेक्टली कॉपी द पाथ, ठीक है। सो कैसे करते हैं कॉपी, मैंने आपको बताया हुआ है, पाथ एक्लिप्स में कैसे देखते थे, ये तो आईडीई अलग है, तो उसी में जाके देखो आपका पाथ कैसे लिखा हुआ है। जैसा आपका उसमें पाथ लिखा हुआ है वैसा ही आपका आईडीई रीड करता होगा, वैसे ही आपका कंप्यूटर रीड करता होगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको पाथ देना है, या फिर आप किसी भी प्रोग्राम पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो भी आपको पाथ दिख जाएगा। तो जैसा वहां लिखा है वही पाथ, नॉर्मल पाथ आपको कंप्यूटर का इसमें डालना होता है, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। इट डिपेंड्स अ लॉट फ्रॉम ओएस टू ओएस ऑल्सो, ठीक है। ओके, सो ये हो गया फाइल कॉपी करने वाला, है ना। सो अब आपका क्लियर हो चुका है इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम,
तो बेसिकली आपकी बाइट स्ट्रीम अब आपको क्लियर हो गई होगी कि हाँ क्या फर्क है फंक्शनिंग का और कैसे हम दोनों में कोड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल कोड करने का तरीका है, बहुत ही इजी है फाइल हैंडलिंग जावा में। क्यों इजी है? क्योंकि तुम्हें क्लासेस मिल गई रेडीमेड। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इतनी रेडीमेड इतने फंक्शंस के साथ क्लासेस नहीं मिलती, जावा ही है जो दे रहा है। सो नाउ आई वांट टू डिस्कस अ बिट अबाउट योर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो तुम इस वीक शुरू कर दोगे। सो प्रोजेक्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी गो अहेड। सो प्रोजेक्ट 1 है ये तुम्हारा। इसमें तुम्हें 4 काम करने हैं, ठीक है। एक बार सुनो प्रोजेक्ट होगा क्या। तुम एक टेक्स्ट फाइल, सबसे पहला काम होगा कि तुम एक टेक्स्ट फाइल बनाओगे, सपोज abc.txt। इसके अंदर एक पाथ लिखोगे, 2 पाथ लिखोगे एक्चुअली, ठीक है। दिस इज सपोज सी यूजर्स xyz डेस्कटॉप। दूसरा एक पाथ लिखोगे सी यूजर्स xyz डॉक्यूमेंट्स। ये तुम्हारे ऊपर है, जो पाथ लिखना है लिख लो, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बस दोनों अलग होने चाहिए, मैं ये दिखा रहा हूं। और मान लो ठीक है। तो जो इसको मैं कह रहा हूं ये है पाथ 1, ठीक है, और ये है पाथ 2। क्लियर? सो तुम क्या करोगे, तुम्हारा काम क्या होगा, तुम पहले, अब यहां पे ना वो काम आएगा जो मैंने बिल्कुल क्लास की स्टार्टिंग में टेक्निक बताई थी ना, तुम्हें दोनों पाथ्स को अलग अलग रखना है पहले। क्यों? अब तुम्हें वो टेक्निक कैसे काम आएगी ये सुनो। तुम्हारा काम ये है कि रीड पाथ 1, सबसे पहले तुम्हें पाथ 1 को रीड करना है, ठीक है। जैसे तुम्हें पाथ को रीड कर लोगे ना, इसके अंदर प्रेजेंट सारी की सारी फाइल्स और फोल्डर्स की मुझे लिस्ट चाहिए, ठीक है। इसको भी डिस्कस कर लूंगा एक बार कैसे तुम्हें पता चलेगा। मैंने लिखा फाइल्स प्लस फोल्डर्स। मैंने फोल्डर्स क्यों डाला, क्योंकि ये हो सकता है ना डेस्कटॉप के अंदर आपके पास 2 फाइल पड़ी हुई है, मान लो 1.txt, ठीक है, काउंटर स्ट्राइक की आपकी ऐप पड़ी हुई है, cs.exe, कुछ भी पड़ा हुआ है, एक फोल्डर पड़ा हुआ है पिक्चर्स का। लेकिन पिक्चर्स एक फाइल थोड़ी है, पिक्चर्स के अंदर भी बहुत सारी फाइल्स होंगी ना, तो मुझे उनके नाम भी चाहिए। तो एक तरीके का हो गया कि जितनी भी फाइल्स इस पाथ में है, ठीक है, वो तो तुम्हें बतानी है, प्लस जो फोल्डर्स जितने भी हैं उनके अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं और उनके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, ऑल पॉसिबल फाइल्स जो इस पाथ के अंदर आ सकती हैं, उस सब की तुम्हें पाथ निकालनी है, ठीक है। मान लो एक फाइल है आपके डेस्कटॉप पे 1.txt, तो इसका पाथ क्या होगा, सी यूजर्स xyz डेस्कटॉप 1.txt। सही कह रहा हूं? cs.exe का होगा यहाँ पे cs.exe। अब पिक्चर्स के अंदर कोई फाइल होगी तो उसका होगा डेस्कटॉप स्लैश पिक्चर्स स्लैश वो फाइल। ये तो बहुत ही बेसिक बात है ना। सो मुझे जितनी भी पॉसिबल फाइल्स तक मैं पहुंच सकता हूं ना इस पाथ से, मुझे उस सारी फाइल्स के पाथ का नाम की लिस्ट चाहिए, ठीक है। सो पहला काम करोगे इस पाथ को रीड करोगे। दूसरा काम क्या करोगे, उसके अंदर प्रेजेंट सारी फाइल, ये तुम्हारा दूसरा काम है, फाइल्स प्लस फोल्डर्स की लिस्ट बनाओगे, के पाथ की लिस्ट बनाओगे, पाथ लिस्ट। आई वांट द नेम एंड द पाथ ऑफ ऑल द फाइल्स दैट कैन बी रीच्ड, ठीक है। फिर तीसरा काम हम क्या करेंगे, हम उस लिस्ट की, हम उस लिस्ट को एक जगह पे स्टोर करेंगे, एक नए टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करेंगे, जिसकी हम आगे बात करेंगे, जिसे कहते हैं एरे लिस्ट, ठीक है। और चौथा काम हम ये करेंगे कि ये जो दूसरा पाथ है ना जिसकी अभी तक बात हुई नहीं, यहां पे जाके मुझे उन सारी की सारी फाइल्स के पाथ की एक CSV फाइल बनानी है, मतलब लिखना है उन पाथ्स को फाइल के ऊपर, ठीक है। एक फाइल बनानी है जिसमें वो सारे पाथ्स को लिखना है। कैसे लिखना है वो भी अलग है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की तरह। CSV का मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, मतलब एक पाथ कॉमा दूसरा पाथ कॉमा तीसरा पाथ, ये ऐसे लिस्ट बनाएगी ऐसी सारे फाइल्स की। और कैसी बनेगी, फाइल का नाम कॉमा उसका पाथ, दूसरी फाइल का नाम कॉमा दूसरी फाइल का पाथ। समझ पा रहे हो?
क्योंकि मान लो एक फाइल है आपकी ये 1.txt, तो ऐसा कुछ इस पे चाहिए मुझे 1.txt कॉमा इसका जो भी पाथ है सी यूजर्स डेस्कटॉप 1.txt। सो एक तरीके की डायरेक्टरी लिस्टिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम, डायरेक्टरी लिस्टिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, आज की क्लास के बाद तुम इसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 कर पाओगे। ठीक है, मैं तुम्हें अभी लॉजिक समझाता हूं कि हम पार्ट 1 तो आराम से कर लोगे क्योंकि फाइल को रीड करना तो आता ही है, तो पहला पाथ रीड करना है तुम्हें। और कैसे सिर्फ पहला पाथ रीड करोगे ये मैंने क्लास की बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी टेक्निक, न्यू लाइन कैरेक्टर की एस्काई की मदद से। पहला काम तो तुम बहुत आराम से कर लोगे। दूसरा काम हम कैसे करेंगे उसकी एक डिस्कशन मारते हैं। ठीक है, कि मैं सारे फाइल्स की लिस्ट कैसे निकालूंगा। गिवन अ पाथ, मेरे को पाथ पता चल गया, अब मैं उसके अंदर के सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स की लिस्ट कैसे निकालूंगा इसका मैं तुम्हें आइडिया दूंगा। यार मैंने एक फंक्शन की बात करी थी, मैंने बताया था ना फाइल क्लास के बारे में, तो मैंने एक फंक्शन बताया था, डिस्कस भी किया था, इस डायरेक्टरी फंक्शन। इस डायरेक्टरी ये पता है क्या बोलता है, इसका काम पता है क्या, क्योंकि हम पहले करते क्या है, मान लो फाइल फाइल, हम पहले क्या करेंगे, ऐसा एक फाइल बनाएंगे और इसके अंदर वो पाथ दे देंगे जो मैंने रीड किया है, पाथ 1। इससे क्या होगा, मेरे पास उस पाथ 1, मान लो ये तुम्हारा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप का पाथ दिया हुआ है, इसके अंदर फाइल है 1.txt और एक पिक्चर्स का फोल्डर है, और है तुम्हारे पास एक फाइल 2.exe। ठीक है, 3 चीजें हैं। अब ये जो पाथ 1 है यानी कि डेस्कटॉप, डेस्कटॉप एक फाइल है या एक डायरेक्टरी है, ये फाइल तो डेस्कटॉप को देख रहा है ना क्योंकि मैंने डेस्कटॉप का पाथ दिया है, दिस फाइल इज लुकिंग एट द डेस्कटॉप। सो इस डायरेक्टरी फंक्शन क्या करता है, ये जो बंदा है ना पीए तुम्हारा, जो एक जगह को देख रहा है, ये बताता है कि वो जगह डायरेक्टरी है कि नहीं है। डायरेक्टरी पता है क्या होती है, ऐसी जगह जो फाइल नहीं है और उसके अंदर और भी सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। जैसे पिक्चर्स फोल्डर है ना, डायरेक्टरी को फोल्डर मान लो, डेस्कटॉप एक फोल्डर ही तो होता है, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं। तो इस डायरेक्टरी अगर मैं यहां पे करूंगा ना, फाइल डॉट इस डायरेक्टरी, इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये मुझे देगा ट्रू, क्योंकि डेस्कटॉप एक फोल्डर है। अगर मान लो मैं 1.txt की बात करूं, मतलब मैं यहां पे /1.txt का पाथ दे देता, मैं एक फाइल का पाथ दे देता, जैसे अभी तक हम input.txt का देते आ रहे हैं, उस केस में इस डायरेक्टरी फंक्शन मुझे पता है क्या रिटर्न करता, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये एक फोल्डर नहीं, ये एक फाइल है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है हमें। दूसरा एक फंक्शन मैंने तुम्हें बताया था, डॉट लिस्ट फंक्शन, ये भी तुम्हें याद होगा, ये एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स निकालता है। ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे पॉसिबल फाइल्स की नाम होते हैं, फाइल्स एंड फोल्डर्स के। और एक मैंने बताया था फंक्शन, उसके भी मैं तुम्हें बात करता हूं। सो बेसिकली लिस्ट फंक्शन और इस डायरेक्टरी फंक्शन की मदद से हमें करना है। अब इसका लॉजिक देखो हम क्या करेंगे। ठीक है, दूसरे फंक्शन एक और मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे तुम्हारी एक फाइल है, ठीक है, मैं तुम्हें एक डेमो दिखाता हूं इसका। ठीक है, इसको दे दिया फाइल। अब ये जगह तो एक फाइल है ना, सो व्हाट आई कैन डू इज, यहां पे देखो इस डायरेक्टरी फंक्शन मिलेगा, तो ये तुम्हें ट्रू या फॉल्स देगा, इसको ये फॉल्स देता। ठीक है, लेकिन मान लो कि मैंने ये नहीं लिखा, मैंने लिखा src। ठीक है, देखो इसने कहा ट्रू, क्यों, क्योंकि ये फोल्डर है src। ठीक है, अब ये देखो इस फोल्डर के अंदर के अगर मुझे सारे बंदे चाहिए होते तो मैं क्या कर सकता था, मैं लिखता फाइल डॉट लिस्ट। फाइल डॉट लिस्ट से मुझे सारे नाम मिलते हैं, सारे नाम मिलते हैं, सारे नाम कहां मिलेंगे, एक स्ट्रिंग एरे में। तो मैं फाइल्स नाम की अगर एक स्ट्रिंग एरे बना दूं और उसको इक्वल टू कर दूं ना इसके, और अगर अब मैं कोशिश कर लूं इसको प्रिंट करने की,
ठीक है, ये एक शॉर्टकट तरीका है किसी भी एरे को प्रिंट करने का। मतलब तुम्हें ट्रेवर्स नहीं करना, एक एक लूप नहीं लगाना और पूरी एरे प्रिंट करनी है, तो ऐसे लिख सकते हो एरेस डॉट टू स्ट्रिंग और फिर एरे का नाम उसके अंदर और उसे प्रिंट के अंदर डाल दो, तो पूरी एरे एक बार में प्रिंट हो जाती है, एक एक करके नहीं जाना पड़ता। ठीक है, ये देखो इस एरे के बंदे देखो कौन है। पहला बंदा है आउटपुट्स डॉट टीएक्सटी, मतलब इस फोल्डर के अंदर पहला बंदा है एक फाइल जिसका नाम है आउटपुट डॉट टीएक्सटी, फिर कोई एक फाइल एक्टिविटी डॉट जावा, ये देखो यहीं से दिख जाएगा तुम्हें, ये देखो, ये देखो यही सब तो है यहाँ नीचे लिखे हुए। उसी तरीके से जो भी फाइल होती है ना उसके आगे एक डॉट लगा होता है, इसको ध्यान रखना बनाते हुए, एक डॉट लगा होता है, डॉट टीएक्सटी डॉट जावा, जिसकी एक्सटेंशन होती है ना डॉट लगा होता है, वो बंदा फाइल होता है। ठीक है, और एक और तरीका भी है चेक करने का कि अगर मैं इसमें कोई बंदा एक्सेस करूं फाइल्स 0, तो दिस विल गिव मी आउटपुट्स डॉट टीएक्सटी द फर्स्ट पर्सन, डॉट इज डायरेक्टरी, लेकिन अभी एक्सेस नहीं कर सकता, वो मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो बेसिकली जो डायरेक्टरीज होती है फोल्डर होंगे उनके आगे डॉट नहीं लगी होगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है। प्रॉब्लम ये हो रही है, मैं ये चाहता हूं कि भाई चलो मैं क्या करूंगा, लॉजिक तो बन गया, मैं एक एरे बनाऊंगा जिसमें मेरे को सारे नाम मिल जाएंगे उस डायरेक्टरी के जो मैंने रीड की है, और मैं चेक करूंगा कि वो बंदा इस डायरेक्टरी है कि नहीं। अगर वो इस डायरेक्टरी है, मतलब अगर वो फोल्डर है, तो मैं उसके अंदर भी फिर से लिस्ट फंक्शन को कॉल करके उसके भी फाइल्स एंड फोल्डर निकाल लूंगा। ऐसा मैं करता जाऊंगा जब तक सारी फाइल नहीं मिल जाती, है ना। प्रॉब्लम ये आ रही है अभी यहां पे कि ये जो नाम है ये सब स्ट्रिंग्स हैं, ये मेरे पर्सनल असिस्टेंट थोड़ी है जिसपे मैं इस तरीके का कुछ फंक्शन कॉल कर सकूं। यहाँ पे फाइल का टाइप तो फाइल था ना, लेकिन इन बंदों का टाइप स्ट्रिंग है। सो इजी है, इनका नाम भी फाइल कर दो और यहाँ पे लिस्ट करने की जगह लिस्ट फाइल्स कर दो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, और जैसे ही तुमने ये कर दिया ना, अब तुम्हें एक एरे मिलेगी जिसको तुम ट्रेवर्स कर सकते हो। मैं प्रिंट करूंगा फाइल डॉट, सॉरी फाइल्स 0, फाइल्स आई इस केस में डॉट, ये देखो यहां से तुम्हें गेट एब्सोल्यूट पाथ एक फंक्शन है जो तुम्हें पाथ भी दे देगा, और एक गेट पाथ फंक्शन भी है, दोनों को देखना कौन सा तुम्हें सूट करे, तो पाथ तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा। और डॉट इस डायरेक्टरी से तुम चेक भी कर सकते हो कि ये डायरेक्टरी है कि नहीं है ना। और अगर ये डायरेक्टरी है तो इसके अंदर फिर से लिस्ट वाला फंक्शन, इसी लॉजिक को तुम्हें बार बार करना है जब तक सारी फाइल्स नहीं आ जाती। ठीक है, और इसके बाद तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, इसका गेट नेम फंक्शन है, सो इस तरीके से मैं ये भी कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया हुआ है, आई एम प्रिंटिंग ऑल द नेम्स ऑफ ऑल द फाइल्स, सी दिस। फर्क क्या है पिछले पार्ट और इस पार्ट में, यहां पे जो फाइल्स आई मिला है ना मुझे, ये खुद में एक पर्सनल असिस्टेंट है इस वाली फाइल का, आउटपुट्स डॉट टीएक्सटी का। फाइल्स 0 होगा इसका, फाइल्स 1 होगा इसका पर्सनल असिस्टेंट। समझ रहे हो। तो अगर तुम्हें चेक करना है कि कोई बंदा डायरेक्टरी है कि नहीं, तो मैं सीधा यहाँ पे ऐसा कुछ लॉजिक बना सकता हूँ ना इस प्रोग्राम के लिए, इफ फाइल्स आई डॉट इस डायरेक्टरी, मतलब अगर ये बंदा डायरेक्टरी है तो मुझे इसके अंदर के भी सारे इस तरीके से लिस्टिंग करनी पड़ेगी, वरना अगर ये नहीं है मतलब ये कोई फाइल है, मतलब ये कोई फाइल है तो इसकी लिस्ट बना दो। तो तुम लॉजिक सोच पा रहे हो ना। अब कोड तो मैं तुम्हें ऑब्वियसली नहीं दूंगा, बट तुम्हें आइडिया लग गया क्या दो फंक्शंस तुम्हें यूज करने हैं। तुम्हें एक लिस्ट फाइल्स फंक्शन यूज करना है और एक इस डायरेक्टरी फंक्शन यूज करना है, ये तुम्हें बॉयलर प्लेट दे दिया मैंने, अब इसको तुम्हें खुद सोच के करना पड़ेगा। ठीक है, सो आज जब तुम करोगे ना, वैसे तो अब तुम वीकेंड पे ही प्रोजेक्ट शुरू कर पाओगे, बट इसका लॉजिक सोचना शुरू कर दो। ठीक है, कि कैसे करोगे इसको, रिकर्सिवली तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड नाउ। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, इसको शुरू करने का टाइम आने वाला है इस वीक में, मैं ये बता रहा था। ओके, एवरीवन क्लियर टिल नाउ। बफर्ड इनपुट स्ट्रीम करें शुरू, एक बार चैट में बता दो, शुड वी स्टार्ट विद बफर्ड इनपुट स्ट्रीम।
ओके सो मैंने तो गुंजन ने ही शायद मेरे से पूछा था, सर ये तो कितना इनएफिशिएंट है ना इनपुट स्ट्रीम रीडर। यार सही बात है, देखो तुम खुद सोचो, इनपुट स्ट्रीम रीडर जो है ये तुम्हारी सोर्स है जहां से तुम बाइट्स को रीड कर रहे हो। एक इनपुट फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर है, फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक एक बाइट उठा रहा है, और सिर्फ उठा ही नहीं रहा है, तुम एक बार ये सोचो, इसने एक बाइट यहां से रीड की, वो प्रोग्राम पे पहुंची, और प्रोग्राम ने बोला भाई हाँ पहुंच गई, फिर ये अगली बाइट उठाएगा। ऐसा नहीं है कि लगातार उठाता जाएगा। सोचो यहाँ पे ये बोले अरे रुक जा भाई, पहले मुझे पहली वाली तो रिसीव करने दे। जब यहां से एक बाइट उठेगी, यहां पे पहुंच जाएगी, और प्रोग्राम बोल देगा हाँ पहुंच गई, तभी वो अगली बाइट उठाता है। तो ये तो बड़ा इनएफिशिएंट हो गया, ये तो बड़ा स्लो हो गया। इसका एक ऑल्टरनेट, जैसे तुम यूट्यूब देखो, यूट्यूब पे बफरिंग होती है ना, बफरिंग। पता है यूट्यूब बफरिंग क्यों करता है? सोचो अगर तुम जो वीडियो चला रहे हो 10 सेकंड की है, हर नैनो सेकंड पे तुम्हारी वीडियो पता है क्या अटक अटक के चलती। क्यों? क्योंकि पहले वो एक सेकंड का वीडियो उठाता, फिर तुम बोलते हाँ सर वो पहुंच गया। जब तक तुम उसे बोलते ना यूट्यूब को हाँ पहुंच गया, एक सेकंड और बीत गया, फिर वो अगला सेकंड तुम्हें भेजता। तो बेसिकली एक सेकंड का वीडियो चलता, फिर तुम बोलते हाँ एक सेकंड का मिल गया, फिर वो अगले सेकंड का, इस ये तुम्हारी बात करने में एक सेकंड और वेस्ट हो गया, फिर वो अगले सेकंड का वीडियो भेजता। और तो बेसिकली गैप्स आते तुम्हारे वीडियो अटक अटक के चलता। समझ पा रहे हो? इसमें कोई डाउट है? तो यूट्यूब पता है क्या करता है, वो तुम्हें एक सर्टेन सेकंड तक का वीडियो पहले से ही भेज देता है। मान लो 4 सेकंड, वो तुम्हें वीडियो भेज देता है, तुम उसकी ना इसको ना स्टोर कर लेते हो अपने बफर में। इसी को बफरिंग कहते हैं। वो 4 सेकंड का ना वीडियो तुम ऐसे स्टोर करके रख लेते हो। जब ये 4 सेकंड का प्ले हो रहा होता है ना, तब तक वो और 4 सेकंड का भेज देता है, और उसको भी तुम बफर में ऐड कर लेते हो, कि जब ये 4 सेकंड खत्म हो जाएंगे ना, ऐसे करके वो ऐड होता जाता है। ये पता है क्या ऐड हो रहा है? वो ग्रे कलर का बार, और ये ऊपर चल रहा है तुम्हारा रेड वाला बार। तो इस तरीके से वो ना वीडियो ऐड करता रहता है, बफर ऐड करता है। और जैसे ही तुम ये प्ले कर लेते हो ना, इतना वाला पोर्शन, इतना वाला, इसको वो निकाल देता है और क्लीन कर देता है। बेसिकली ये अनलिमिटेड नहीं है। मान लो कि YouTube ने बोला है मैं बस 6 सेकंड तक की वीडियो का बफर बना सकता हूं, पहले उसने तुम्हें 4 सेकंड भेजे, वो 4 सेकंड तुम्हारे स्टोर हो गए यहाँ पे, ठीक है। और तुमने वीडियो प्ले कर दी, अब तुम चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, उतनी देर में उसने और 4 सेकंड भेज दिए, तो पहले 2 सेकंड अगले 4 सेकंड के तो यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि जगह बची हुई थी। 2 सेकंड और रह जाएंगे। ये 2 सेकंड पता है कहां जाएंगे? मान लो तुमने 1 सेकंड का देख लिया वीडियो, तो ये जगह खाली हो गई ना, तो वो इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे, यहां पे आ जाएगा। जैसे जैसे तुम देखते जाओगे और बफर भरता जाएगा, तो जब तुम ये पूरा देख लोगे तो बफर रिप्लेस हो जाएगा। तो इसी के अंदर बफरिंग, ये होती है बफरिंग। क्लियर है बफरिंग का कॉन्सेप्ट, कि बफर क्यों बढ़िया है? उसी तरीके से हाँ अमित दिख जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो तुमने नेट ऑन कर दिया, क्योंकि अभी के लिए मैंने बोला है ना कि 6 सेकंड का है, बट एक्चुअली यूट्यूब का बफर लेंथ ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली 6 सेकंड का थोड़ी है, मैं 6 सेकंड का एग्जांपल लिया, एक्चुअली तो बहुत बड़ा बफर साइज होता है, ठीक है। एक्चुअली बहुत ही ज्यादा बड़ा बफर साइज होता है। कभी कभी तुमने ये भी नोटिस किया होगा, जब प्रॉब्लम आ जाती है ना बफर के अंदर, कि जो वीडियो बफर्ड है उसी को तुम पीछे से चलाते हो, लेकिन वो फिर से बफरिंग शुरू कर देता है। तुम कहते हो यार ये तो ग्रे है, फिर ये बफरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि बफर में कुछ एरर आ गया है, जिसकी वजह से उसने पूरा बफर साफ कर दिया, वो फिर से भर रहा है। सो बेसिकली एक्चुअली में तो बफर लेंथ बहुत बड़ी होती है, ठीक है। बट दिस इज हाउ बफरिंग वर्क्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बफरिंग, ठीक है। तो पूरी वीडियो बफर होती है बिकॉज एक्चुअल बफर साइज तो बड़ा है ना, एक्चुअल बफर साइज 6 सेकंड का नहीं है, बफर साइज बहुत बड़ा है। प्लस वो इतना सिंपल नहीं रखेगा यूट्यूब, इसके अलावा भी बहुत ऑपरेशंस करता है वो, ठीक है। तुम्हारा इतना सिंपल बफर नहीं होता, बट दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट बफर, ठीक है। जिसको बनाना हो तो ये सबसे सिंपल बफर है। उसी तरीके से जब हम फाइल में रीड कर रहे हैं, तो एक ज्यादा बढ़िया चीज होगी ना कि
और भी जल्दी फाइल रीड हो पाए अगर मैं एक बफर बना दूं जिसमें मैं रीड करके डालता जाऊं और जैसे जैसे यहां से रीड हो जाएंगे एक बार, ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा। मतलब एक बफर का कॉन्सेप्ट यहाँ रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बेटर होगा ना कि इसमें बफर में डालते जाओ और फिर बफर से यहाँ पे भेजते जाओ। तो यही बफर का कॉन्सेप्ट फाइल्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए जावा ने तुम्हें बंदा दिया है, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम और बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, दोनों स्ट्रीम के लिए बफरिंग करने के लिए। तो उसमें यही कॉन्सेप्ट है, बफर एरे क्रिएट हो जाता है, ठीक है, बफर एरे क्रिएट हो जाता है, बहुत बड़े साइज का होता है ये, सफिशिएंट साइज का होता है। तो जब तुम रीडिंग शुरू करते हो तो इसमें डेटा जाता रहता है और फिर यहां से डेटा आगे फ्लो होता है बफर के अंदर से, ठीक है, ताकि तुम्हारा मोर एफिशिएंट प्रोसेस हो जाए। तो गुंजन, नाउ आर यू क्लियर हाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग एफिशिएंसी इन फाइल्स? तुमने शायद बहुत पहले क्लास में पूछा था, है ना? cool. सो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार बफर्ड इनपुट स्ट्रीम की, ठीक है। और ना इसके अलावा इसमें दो कॉन्सेप्ट्स और आ जाते हैं बफर्ड इनपुट स्ट्रीम यूज करने से। जब तुम देख रहे होते हो, जब तुम रीड कर रहे होते हो, तुम बुकमार्क्स तुम मार्क कर सकते हो कि तुमने बफर कहां तक देख लिया है, ठीक है। ये तुम मार्क भी कर सकते हो कि कहां तक रीड हो गया है, तो कल को अगर तुम चाहो तो पीछे भी आ पाओ। इसके भी मैं बात करूंगा, एग्जाम्पल कोड में दिखाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। बफर्ड इनपुट स्ट्रीम समझ तो आ गया होगा, जैसा नाम, इनपुट लेने के लिए सेम एज फाइल इनपुट स्ट्रीम बट नाउ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बफरिंग, तो मोर एफिशिएंट, ठीक है। बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम ये भी वही होगा, बस इसमें फर्क क्या होगा कि इट इज फाइल आउटपुट स्ट्रीम बट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बफरिंग। सो बिफोर वी गो टू आउटपुट स्ट्रीम, एक बार इनपुट स्ट्रीम को कोड करते हैं, चलो ठीक है, अब कोड करते हैं। सो इनपुट स्ट्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एक फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। सो आई क्रिएट अ फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। फाइल इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि फाइल रीड तो फाइल इनपुट स्ट्रीम ही कर सकता है ना, रीड नहीं कर सकता बफर्ड स्ट्रीम। बफर्ड स्ट्रीम फाइल इनपुट स्ट्रीम की मदद से रीड करेगा, बस फर्क ये कि रीड तो फाइल इनपुट स्ट्रीम ही कर रहा है अभी भी। मेरा बफर वाला बंदा उसे बफर में डालता जाएगा, रादर देन वेट करे कि हाँ मिल गया, वो उसे बफर में डालता जाएगा। सो फाइल इनपुट स्ट्रीम तो मुझे चाहिए ही होगा, है ना। इसको दे दिया पीए। अच्छा ये कह रहा है कि फाइल नहीं मिलेगी, ये एरर कह रहा होगा। सो इसको ट्राई कैच में डाल देते हैं ताकि एरर आए तो मैं उसे कैच कर लूं, ठीक है। हम यहाँ प्रिंट कर देंगे कि एरर हैज अकर्ड। इनपुट स्ट्रीम बना ली। अब बफरिंग इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे चाहिए होगा एक बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, करेक्ट। इसका नाम बिन रख देता हूं, बी इन, बफर्ड इनपुट। इसको भी बिल्कुल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, लेकिन इसके कंस्ट्रक्टर को अंदर पता है क्या दूंगा, एक इनपुट स्ट्रीम। इसका कंस्ट्रक्टर लेता है इनपुट स्ट्रीम, इसका बंदा पीए लेता है, इसका बंदा लेता है इनपुट स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि वो इसकी मदद से रीड करेगा और उसे बफर में डालेगा, क्योंकि ये खुद नहीं पढ़ सकता, ये बस बफरिंग कर सकता है। सो इनपुट स्ट्रीम चाहिए ताकि वो रीड करे और बफर्ड वाला क्या करेगा, उसको बफर में डालेगा, ठीक है। सो इसके सारे अवेलेबल फंक्शंस को भी मैं इस कोड में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। सो system.out.print करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसको प्रिंट लाइन कर देता हूं। अब इसके अंदर बिल्कुल जैसे इनपुट स्ट्रीम में अवेलेबल वाला फंक्शन था, इसके अंदर भी एक अवेलेबल वाला फंक्शन है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन दैट इज अवेलेबल टू यू। क्या बताएगा? ऑब्वियसली रिमेनिंग बाइट्स। इसके बाद इसके अंदर एक फंक्शन आता है मार्क सपोर्टेड। पता ही क्या बताता है कि बफर में, मतलब मान लो मेरे पास एक बफर है जिसके अंदर मैंने कुछ रीड कर लिया है, ठीक है। उस बफर के अंदर अब रीड करके माल आ चुका है, अब तुम उस बफर के अंदर से अपने प्रोग्राम में रीडिंग कर रहे हो, करेक्ट। ये तो क्लियर है, बीच में बफर पड़ा हुआ है। अब जब तुम बफर को रीड कर रहे हो तो तुम पता है ये फीचर भी कर सकते हो, तुम कहीं पे मार्क कर लो, जैसे बुकमार्क लगा देते ना किताब पढ़ते हुए कि बाद में मैं बुकमार्क पे वापस आ जाऊंगा, वैसे ही बफर को रीड करते हुए कहीं बफर पे भी मार्क लगा सकते हो कि मैं बाद में बफर पे वापस आ जाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल एक बुकमार्क की तरह होता है।
लेकिन क्या होता है, हर जगह सपोर्टेड नहीं होता, तो डॉट मार्क सपोर्टेड क्या करता है, ट्रू या फॉल्स देता है कि हाँ आप बुक मार्क लगा सकते हो कि नहीं। सो मैं कहूंगा कि इफ बी इक्वल्स टू ट्रू, मतलब अगर मैं बुक मार्क लगा सकता हूं तो मैं मार्क कर लेता हूं। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में बुक मार्क लगा रहा हूं, अभी तो मैं आगे बताऊंगा कि मैंने स्टार्टिंग में बुक मार्क क्यों लगाया है। ठीक है, और मार्क के अंदर हम बता रहे होते हैं कि यहाँ पे एक नंबर देना होता है। ठीक है, जैसे 2 3 कुछ भी दे सकते हो। ये होती है रीड लिमिट, मतलब इतना रीड करने के बाद तुम्हें बुक मार्क लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं बोलूंगा कि अगर मैंने पूरा ही पढ़ लिया, जितना अवेलेबल है पूरा ही पढ़ लिया, उसके बाद मुझे बुक मार्क लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं उसको बस बता रहा हूं कितना देखने के बाद बुक मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो आंसर है जितना अवेलेबल है उतना देखने के बाद बुक मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक फंक्शन आता है स्किप। ये क्या कहता है कि बफर में तो सब कुछ पढ़ा ही हुआ है, अगर तुम्हें स्टार्टिंग का कुछ नहीं देखना तो तुम स्किप कर लो। मैं बोल रहा हूं कि 4 स्किप कर ले, 4 बाइट स्किप कर ले, आगे का बफर दे दे मुझे। ठीक है, इसके बाद अब मैं प्रिंट करूंगा फाइल कंटेंट्स। अब तुम्हें समझ आएगा मार्क वाला कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, और रीड करने का इसमें फंडा बिल्कुल वही है, रीड का कोड कभी चेंज नहीं होगा, ये याद रखना। बस उस अब ये बफर्ड इनपुट से रीड करेंगे, इसमें भी सेम रीड नाम का फंक्शन है, सेम बिल्कुल कोड, कोई फर्क भी नहीं। ठीक है, अब तो ये मुझे लगता नहीं मुझे बताने की जरूरत है। फिर एक रीसेट फंक्शन आता है। रीसेट फंक्शन क्या करता है, तुम्हारे बफर को रीसेट कर देता है। मतलब मान लो तुम, रीसेट कैसे होते हैं, तुम किताब पढ़ रहे थे, किताब गिर गई, रीसेट करनी है, कहां पे जाओगे, बुकमार्क पे, कि भाई यहां तक क्लास पढ़ा था, पक्की बात है यहां से करता हूं। तो होता क्या है, हो सकता है बफर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है कि तुम्हें तुम कुछ गलती कर गए, अब तुम्हें कि रीसेट कर दो, जैसे नॉर्मली रीसेट करते हैं हम, रीसेट। तो रीसेट कहां पे होगा, जहां भी लास्ट बुकमार्क लगाया था वहां पे चला जाएगा। ठीक है, अब रीसेट करने के बाद मैं फिर से रीड करके दिखाता हूं तुम्हें इसे। तो फिर से ही रीड करना है तुम्हें, रीड का कोड कॉपी कर लेता हूं, है ना। और लास्ट में क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा सब कुछ, है ना, सब क्लोज कर देते हैं। सो नाउ लेट सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, आउटपुट देखते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा तुम्हें सब कुछ। सबसे पहला, रिमेनिंग बिन डॉट अवेलेबल ने बोला 18 बाइट्स। 18 क्यों, क्योंकि दिस इज हेलो वर्ड में 18 बाइट्स थी, हमने देख लिया। फिर अगर बुकमार्क सपोर्टेड था तो मैंने एक बुकमार्क लगा दिया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, है ना, स्टार्टिंग में ही लगा दिया, अभी कुछ रीड किया ही नहीं था और बुकमार्क लगा दिया था। फिर मैंने कहा था सुनो बफर में से 4 बाइट स्किप कर दो, और फिर मैंने प्रिंट कर दिया था। तो 4 बाइट का मतलब है दिस। मैं एक बार इसको और क्लियर हो जाए तुम्हें, एक सेकेंड रुको, एक ना खाली लाइन डाल देता हूं। ये देखो, मैंने जब यहां पे 4 बाइट स्किप कर दी थी तो दिस स्किप हो गया, स्किप करने के चक्कर में, तो उसके बाद जो प्रिंट हुआ वो बाकी का हुआ। अब यहां पे गलती हो गई ना मुझसे, मैंने स्किप कर दिया कुछ इंपॉर्टेंट, तो मैं क्या करूंगा, रीसेट। कहां चला जाऊंगा, बुकमार्क, बुकमार्क कहां था, स्टार्टिंग में। तो अब जब मैं प्रिंट करूंगा तो रीसेट हो चुका है, तो देखो पूरा प्रिंट हो गया, क्योंकि वो रीसेट हो गया, वो स्टार्टिंग में चला गया, बुकमार्क पे चला गया। क्लियर है बफर्ड का कोड कैसे लिखते हैं, चैट में फटाफट बता दो, क्योंकि मेरे को वो भी कराना है, आउटपुट स्ट्रीम। गुड, सो दिस इज इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, इसी तरीके का एक होता है बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, उसका कोड देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, इसमें फाइल इनपुट स्ट्रीम थी। ठीक है, उसमें कौन होगी, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, आउट इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अब फाइल इनपुट वाली नहीं होगी, फाइल होगी मेरी आउटपुट वाली। ठीक है, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम नहीं होगा, अब होगा बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। यहां तक बिल्कुल सेम कोड, कॉन्सेप्ट भी सेम। ठीक है, यहां पे लिख दो बफर्ड आउट, बी आउट, बफर्ड आउटपुट। ठीक है, कोई फर्क नहीं है अभी तक के कोड में,
अब मैं ना आउटपुट लिखूंगा बफर से, ठीक है। जैसे आउटपुट स्ट्रीम में आउट डॉट राइट करते थे बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम में, बिल्कुल राइट फंक्शन वैसे का वैसा ही अवेलेबल। सो आई कैन जस्ट राइट आई। अभी बताता हूं। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, 65 इज कैपिटल ए, बड़ा वाला ए होता है ना उसका एस का ही, तो जब मैं राइट करूंगा तो वहां जाके कैपिटल ए लिख जाएगा। ये एक तरीका है। फिर मैंने बोला था मैं बाइट एरे के बारे में बताऊंगा तुम्हें। सो बाइट एरे क्या होती है, ये देखो ऐसी एक एरे होती है जिसमें मैं बाइट्स स्टोर कर सकता हूं, कोई भी डेटा स्टोर कर सकता हूं, ठीक है। मान लो यहां मैं एस का एक कोड स्टोर कर रहा हूं। सो दिस इज नथिंग बट एन एरे ऑफ बाइट्स, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक एरे ऑफ बाइट्स है ना, अब मेरे पास बाइट्स है और मेरा आउटपुट स्ट्रीम क्या राइट करता है, बाइट्स, तो मैं एक ही बार में पूरी एरे लिख सकता हूं, पता है कितना सही है ये। मैं राइट में बी लिख सकता हूं, पूरी बाइट्स की एरे लिख दी। तो लिखेगा क्या वहां पे, 75 थोड़ी लिखेगा, 75 के कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर लिखेगा वो, जो कि क्या है, वो जो भी होगा ए के 10 बाद वाला, है ना, बिकॉज 65 इज कैपिटल ए फॉर श्योर, ठीक है। अब ये करने के बाद जब तुमने सब लिख लिया, बफर खाली करो ना, बफर फ्लश आउट करो, आउटपुट स्ट्रीम को फ्लश करो, उसके बाद क्लोज कर दो सब कुछ, है ना। लेट्स क्लोज एवरीथिंग। सो वी हैव टू क्लोज आउट ऑल्सो, ऑल रिसोर्सेज आर क्लियर्ड। अब इसको प्रिंट करूंगा मैं, मतलब रन करूंगा मैं। फाइल रन हो गई। अब आउटपुट फाइल में देखते हैं कि लिखा क्या गया। ये देखो कैपिटल ए से लिख के एंड जहां तक के मैंने नंबर दिए थे वहां तक के कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए। यही एक्सपेक्ट किया था मैंने और यही हुआ, बिल्कुल सही है। सो दिस इज बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। अब इसमें एक बात देखो, मुझे ना फ्लशिंग करनी पड़ती है, आउटपुट स्ट्रीम को फ्लश आउट करना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि क्लियर करनी है ना। लेकिन अगर मुझे ये नहीं करना ना, तो मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम ना यूज करके आई कैन गो फॉर समथिंग कॉल्ड एज अ प्रिंट स्ट्रीम। ये तुम्हारे नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है, तो यू कैन रीड इट इन द नोट्स, ठीक है। अगर तुम्हें और इसके बारे में जानना हो या और डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी। ये एरर भी थ्रो नहीं करता, ठीक है। सो एज टू फ्लश ऑटोमेटिकली, ये इसका सेकंड पॉइंट देखो, ये है मेन इसकी फायदा। और एट द सेम टाइम इसमें से राइट करना भी बहुत आसान होता है, ठीक है। ये दिखाता हूं मैं तुम्हें कैसे। प्रिंट स्ट्रीम पता है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रिंट फंक्शंस यूज करता है लिखने के लिए। जैसी कोड लिखूंगा ना तुम्हें क्लियर हो जाएगा। सो यहां तक तो बात सेम रहेगी, आउटपुट स्ट्रीम चाहिए। अब बफर यूज करने की जगह मैं प्रिंट वाला बंदा यूज करूंगा, मतलब आई विल बी यूजिंग अ प्रिंट स्ट्रीम। और इसके अंदर बिल्कुल सेम कोड, बस नाम बदल दिया, प्रिंट स्ट्रीम यूज कर रहा हूं। अब इसके अंदर फंक्शन अवेलेबल है, यू कैन राइट ऑब्वियसली अ कैरेक्टर, ठीक है। बट अगर तुम्हें कोई स्ट्रिंग लिखनी है तो तुम डायरेक्टली ये प्रिंट एलन करते थे ना, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन दोनों यूज करते थे, वही यूज कर लो ना यहाँ पे। इससे प्रिंट स्ट्रीम है तो यहाँ प्रिंट फंक्शन मजे से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फ्लश भी नहीं करना पड़ता, फ्लश भी नहीं लिखना, सीधा क्लोज। कितना सही है ना। लेट्स रन दिस। हो गया, आउटपुट देखें, ये देखो, ठीक है, सही है, कोई डाउट। सो आज की तुम्हारी क्लास तक की यहीं की बात होगी, ठीक है। अभी तुम्हें जितेश सर कुछ बात करेंगे तुमसे, है ना, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। सो वो भी आएंगे और तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। सो मैं उन्हें बुला रहा हूं, टिल देन यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग, ठीक है, अबाउट व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड इन द क्लास टुडे। और अगर कोई डाउट्स हैं तो उसे लिख दो चैट पे।
Hello. Hey, hi guys. Hi, this is Jitesh. So actually, since I think Siddhant has talked to you about the project one, so I just wanted to brief you about how this project will be submitted and how you have to proceed. It's not a very big project; it's a small project, and if you give, I think 5-6 hours, easily you can complete. Since everything is being discussed in the class. Okay. So let me actually share the screen so that you'll have a better understanding. I hope you can see my screen. So this is how your account will look like. I'll just refresh. This is how your account is looking, right? So see, file listing app, as we discussed. So here is a document link, which is actually the which is actually where all the requirements of the project are there. Okay. So you can just read the document step by step. Like first two part of the document, I think Siddhant might also have showed you this document, right? So it covers the problem statement, कि what we are trying to achieve here. ये these are the 5 parts, right? ये पांचों पार्ट हमें करने हैं। अभी तक क्लास में फर्स्ट एंड सेकंड आफ्टर टुडेज क्लास यू कैन इजीली कंप्लीट फर्स्ट 2 पार्ट्स, है ना? तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो लाइक मेक अ फाइल लाइक दिस, ऐसे एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें फर्स्ट एक पाथ होगा विच यू हैव टू रीड एंड उसमें से आपको फेच करनी है वो फाइल्स, एंड सेकंड जो पाथ होगा वो बाद में यूज आएगा जिसमें आप वो फाइल्स एंड फोल्डर्स का पाथ मतलब वो लिस्टिंग सारी दोगे। आई होप प्रोजेक्ट समझ गए। तो इसमें पूरे अच्छे से एक्सप्लेन्ड है एंड ये रहे, और यहाँ पे यू कैन सी ऑल दी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह। यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है बस, ठीक है? रीड इनपुट फाइल एंड गेट फाइल्स एंड फोल्डर्स, बस फाइल, ठीक है? ये यू कैन एक्चुअली गो टू द ऑब्जेक्टिव और ये भी देख सकते हो कि ये वाली चीज कहाँ पे कवर्ड हुई है, लाइक उसकी वीडियो और उसके नोट्स, जैसे आज वाली क्लास में कवर्ड हुआ है, राइट? तो उसकी ये जो वीडियो जब अपलोड होगी तो यहाँ पे आपकी वो वीडियो आ जाएगी, यहाँ पे आपके ये नोट्स आ गए, ठीक है? आज की क्लास के नोट्स, बस। Here you have to submit your Git repository link. ये Git pages वाला you don't need to submit. I'll remove this. This is a problem. बस यहाँ पे Git repository you have to submit. So जो first part है ना वो February 3 को you have to give these 2 parts, module 1 and module 2. It's Saturday. So Saturday you have to complete these 2 parts, and on Friday in Friday's class Siddhant will discuss the next 2 parts, next 2 or 3 parts. Yeah. तो मेनली जिस पे काम करना है वो 2 ही पार्ट्स हैं। द थर्ड पार्ट इज ओनली द डिप्लॉय, मतलब द फाइनल पार्ट, फिफ्थ पार्ट, वो बस उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रो दे देगा। दैट्स जस्ट द पैकेजिंग पार्ट, मतलब कैसे आपको वो जो जावा का, जैसे अभी जावा सी करके हम कंपाइल करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट आप एक जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है ना .exe फाइल जो रन हो जाती है, मे भी कोई गेम्स वगैरह हम बनाते हैं, उस तरीके से एक जार फाइल होती है जावा की टू रन योर एप्लीकेशन। जैसे एंड्रॉइड की होती है एपीके फाइल जो एंड्रॉइड ऐप लॉन्च कर देती है, एंड्रॉइड इंस्टॉल करने के लिए ऐप, है ना? वो बस यू हैव टू पैकेज योर एप्लीकेशन, दैट वी विल आल्सो डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। वो यू विल हैव टू सबमिट टिल February 7th, ओके? यहाँ पे फाइनल सबमिशन डेट भी लिखी हुई है, इट विल कम यहाँ पे। So final submission date you can find here in the enrollment section, यहाँ पे आया next submission on February 3, बस। and जब February 3 हो जाएगा you'll have your final submission date, that is February 6, sorry, you have to submit till Tuesday, okay?
बिकॉज एवरीथिंग विल बी कवर्ड टिल जो प्रोजेक्ट में जरूरत है वो सब कुछ वहां तक कवर हो जाएगा फ्राइडे वाली क्लास तक. नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे और मंडे if you want we can have a doubt class agar if you're facing some issues in project. Okay, but I feel it's pretty simple और क्लास में सब कुछ डिस्कस हो ही रहा है. नॉट दैट मतलब और ये डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे डॉक्यूमेंट का लिंक आ रहा है. देयर यू कैन सी ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट. ठीक है. So there will be no assignments for next I think 4 classes. So you just have to complete your project, and after that we'll have multi-threading. एक दो topics Java के बचेंगे, collections in detail or multi-threading which we'll do next week after your project. And yeah, उसके बाद we'll start with the Android part. थोड़ा सा मतलब जो भी हमारा second project जो है ना, second project will be an Android app. We'll start that. You won't be taught Android in this course, in this batch, but वो project eventually Android app बनेगा जिसमें Android वाला portion we will do it for you, and you have to integrate the backend database वगैरह and वो सब. We'll teach you SQL वगैरह. Fair enough. So it's like आज Wednesday हो गया है, Friday, and उसके बाद आपके 3 weeks बचेंगे in this batch. The last 2 weeks will be the project 2. Fair enough. Any other questions? Which किसी को भी कोई क्वेश्चन है, so you can ask on the chat. कोई भी doubt regarding the project, regarding classes. I'll say कि जिनके कोई अगर pending है पुराने, they should not do those. Firstly, now complete this, or maybe मतलब उनको पता होना चाहिए क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पुराने कंसेप्ट्स के बारे में. बट अगर असाइनमेंट कोई पेंडिंग है एंड इफ दे थिंक दे हैव लेस टाइम, सो फर्स्टली कंप्लीट द प्रोजेक्ट नाउ ट्यूसडे, एंड देन नेक्स्ट वीक यू विल गेट इनफ टाइम टू एक्चुअली कवर अप ऑन योर असाइनमेंट पार्ट आफ्टर ट्यूसडे. ठीक है. एनी क्वेश्चंस? मतलब सबको सब समझ आ गया? प्लीज चैट पे लिख दो यस इफ सबको समझ आ गया है या कोई भी डाउट है. चलो कूल. सो प्रोजेक्ट में मजा बहुत आएगा क्योंकि हियर यू विल गेट टू राइट योर कोड एज वेल, एंड इवेंचुअली एक आउटपुट दिखेगा. थोड़ा असाइनमेंट इज मोर लॉजिकल एंड एक चीज करता है. प्रोजेक्ट इज यू विल हैव मल्टीपल थिंग्स, एंड प्रोजेक्ट 1 अच्छे से करोगे देन इट विल हेल्प यू अलॉट इन प्रोजेक्ट 2 बिकॉज वो कॉन्फिडेंस लेवल अप रहता है, एंड वो तो एक्चुअल में अच्छा ही बनेगा मतलब योर एप्लीकेशन. सो दिस प्रोजेक्ट विल बी लाइक ये सबको यही फाइल लिस्टिंग ऐप ही बनाना है. और इनफैक्ट सेकंड प्रोजेक्ट तो विल हैव इट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स. लाइक 2-3 बच्चों को एक प्रोजेक्ट असाइन होगा, मतलब करना वो भी इंडिविजुअली ही है सबको, बट टॉपिक्स भी डिफरेंट होंगे, तो उसमें और मजा आएगा. यू कैन एक्चुअली सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. फिर अलग से आपको करने और ट्राई करने. चलो कूल. आई थिंक आवर क्लास इज डन विद. Saturday is your first submission of these 2 modules as I just showed you. अभी आज Wednesday है, Thursday, Friday, Saturday. Saturday रात तक you can do it. So I hope to see as many submissions. Okay. So वो हम evaluate कर देंगे हाथ के हाथ Sunday तक. We'll tell you also. And by Friday की class में we'll cover the rest of the part which you have to submit till Tuesday. So you're getting good 4-5 days time after each class to complete with them. Okay. चलो. Thank you guys. See you on Friday then. Yeah.